पता है क्या, बहुत सही चॉइस है यार तुम्हारी जो तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया। ठीक है, तो आज का चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस विल बी अ रिवीजन वीडियो, शॉर्ट रिवीजन वीडियो। शॉर्ट नहीं होगा वैसे, 1-2 घंटे का हो सकता है, बट रिवीजन वीडियो है और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। और सब कुछ एक्सप्लेन होगा, सब कुछ कवर होगा। रिवीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं, एकदम घुस के नहीं। तो एक बार अगर चैप्टर पढ़ रखा है, रीड भी कर रखा है ना, तो भी बहुत है यार, बहुत है, आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट द ऑल द लिविंग सेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स। सारे जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए और कुछ ऐसे एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, और वो लोग कुछ वेस्ट बनाते हैं जिसे रिमूव करना जरूरी होता है, जो कि हार्मफुल होता है। सो उसके लिए हमको ना एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो वेस्ट बनाते रहते हैं एंड उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, हमको O2 वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहने हैं हमको, लिविंग सेल्स है क्योंकि। तो उनको हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हमको एक एफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए टू द सेल फ्रॉम, मतलब टू द सेल, सेल तक, और सेल से लेकर वेस्ट को, उसको रिमूव करने तक। तो इसके लिए हमको एक मैकेनिज्म चाहिए होता है, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म, तो हम उसे ही कहते हैं ट्रांसपोर्ट। हमारी बॉडी में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो है उसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रहता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंजेस और सिलेंट्रेटास वगैरह, ये क्या करते हैं ना, अपनी बॉडी से वाटर को सर्कुलेट करते हैं, एंड जब वाटर इनकी बॉडी से सर्कुलेट होता है तो उसमें एक्सचेंज हो जाता है रास्ते में, इनका जो भी वेस्ट का एक्सचेंज है ये सारा एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इनके इनके में बॉडी कैविटी होती है जिससे एक्सचेंज हो जाता है आराम से, वाटर वहाँ से पास होते रहता है कंटिन्यूसली, वाटर से अच्छी चीज़ें ले लेते हैं, गंदी चीज़ें वाटर में दे देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड वो स्पेशल फ्लूइड हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इन सारे मटेरियल्स का। तो वो स्पेशल फ्लूइड को हम कहते हैं ब्लड, एंड ये मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इंसान। ठीक है, इस पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट वाले पर्पस के लिए। एक और बॉडी फ्लूइड है जिसकी बात करेंगे इस चैप्टर में, लिम्फ। थोड़ी सी बात है, एक छोटा सा पैरा दे रखा है बस। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मतलब ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है यार, कुछ सब्सटेंसेस का। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड, लिम्फ एंड द मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड आर आल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। थोड़ी सी इसकी थिकनेस को कम 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 कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ब्लड की। सो ब्लड जो है अपना स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, एंड ये फ्लूइड, इसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स है वो है प्लाज्मा। एंड इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है हमारा प्लाज्मा, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा सेल्स। लिख देता हूँ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स, मतलब वही सारे के सारे जितने भी ब्लड में हमारे सेल्स हैं उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो प्लाज्मा है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में पहले तो प्लाज्मा कितना होता है ब्लड का प्लाज्मा 50% होता है, मतलब ब्लड में 50% प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है, एंड सिर्फ 100 माइनस 55, 45% हमारा ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। सो प्लाज्मा जो होता है ना अपना, ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड क्या होता है, पेल येलो होता है। ठीक है, पेल येलो, पॉटी का कलर। ठीक है, तो पेल येलो कलर रहता है इसका। एंड ये विस्कस सा फ्लूइड होता है, एंड 55% ऑफ द ब्लड होता है। 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। 90 से 92%, मतलब ये मैक्सिमम तो इसमें पानी भर रखा है यार। 90 से 92% प्लाज्मा का, ठीक है, क्या होता है, पानी होता है। एंड प्रोटीन होते हैं 6 to 8%। ठीक है, जो बच्चा कुछ है प्रोटीन रहता है। एंड और इसमें 3 मेजर प्रोटीन की यहाँ पे बात की है जो प्लाज्मा में मिल जाता है हमको। एक है अपना फिब्रिनोजन, एक है अपना फिब्रिनोजन, इसको तुम्हें एज इट इज याद करना है। एक होता है ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन ग्लोबुलिन्स एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजन ग्लोबुलिन्स एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजन ग्लोबुलिन्स एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, तो क्या होता है इनका, देखो ये इस पे PYQ भी आया है। हाँ, ग्रीन से जो मार्क्ड है वो उस पे PYQ आ रखा है, ब्लू से जो मार्क्ड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो येलो से मार्क है वो बस ठीक है। ठीक है, उसको पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो जो फिब्रिनोजन होता है ना, इट इज नीडेड फॉर क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग के लिए एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए चाहिए होता है, मतलब ये इसका फंक्शन होता है। फिब्रिनोजन का क्या फंक्शन है, क्लॉटिंग। ये तुम्हें याद रहना चाहिए, फिब्रिनोजन का क्या फंक्शन है, क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, डिफेंस मैकेनिज्म। एल्बुमिन का क्या फंक्शन है, ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्बुमिन का क्या फंक्शन है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और अपना एल्बुमिन। ठीक है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस किसका फंक्शन है, एल्बुमिन। डिफेंस मैकेनिज्म ग्लोबुलिन्स। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग किसका होता है, फिब्रिनोजन। तो जो फिब्रिनोजन आगे भी है तो वहां से तुमको याद हो जाएगा। ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन याद रखो, ग्लोबुलिन का डिफेंस मैकेनिज्म एंड एल्बुमिन का होता है तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस। करेक्ट। सो अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल। प्लाज्मा में कुछ छोटे थोड़े थोड़े मिनरल्स होते हैं, जैसे कि Na+, Ca++, Mg++, HCO3, Cl-, ये सारे हमारे प्लाज्मा में है ना जो मिनरल्स होते हैं।
एंड मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक, मतलब नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं मिनरल्स, ठीक है। मतलब कि जैसे कुछ भी कह लो यार, मतलब मेनली तुम समझो ना, आयंस को कहते हैं, आयंस, ठीक है। जो आयंस है हमारी बॉडी में उन्हीं को हम मिनरल्स कहते हैं। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एटसेट्रा, ये सब भी होता है प्लाज्मा में, एंड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड ऑल्सो ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर द कोएगुलेशन एंड द क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे प्लाज्मा में होते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एक्टिव हो जाएंगे तो क्लॉटिंग हो जाएगी ना ठीक है। तो इंजरी वगैरह होती है तब उनका एक्टिवेशन वगैरह हो रहा होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में कि प्लाज्मा विथआउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें तो हम उसे कहते हैं सीरम। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं ये 3 होते हैं, सिर्फ 3 है। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर 3 कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन तीनों को साथ में क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दे कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड। 45% यही भरे पड़े हैं ब्लड में। इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इनको तुम जानते हो, पहचानते हो, ये है हमारे प्यारे आरबीसी। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। सबसे ज़्यादा यही है बेचारे। बेचारे कैसे हुए सबसे ज़्यादा? तो ये हमारे हेल्दी अडल्ट मैन में ऑन एन एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन रहते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। कैन यू इमेजिन? एक तुम्हारी जो स्केल होती है ना, उसका एक सबसे लीस्ट काउंट जो होता है ना, उसका सबसे छोटा सा डिवीजन वो रहता है 1 मिलीमीटर का। 1 मिलीमीटर का, तो 1 मिलीमीटर का तुम एक क्यूब ले लो, छोटा सा, कितना छोटा होगा सोचो। उसके अंदर 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं मतलब ब्लड में। तो आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। कहाँ पे बनते हैं ये? रेड बोन मैरो में, अडल्ट्स में रेड बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस की कमी रहती है, न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास, ठीक है। क्यों नहीं होता है? ताकि स्पेस हो। अगर न्यूक्लियस रहेगा तो ऑक्सीजन स्टोर करने की भी तो स्पेस चाहिए ना, तो इनको ऑक्सीजन को ले जाना होता है, तो इसलिए इनको न्यूक्लियस ही नहीं दिया। भगवान ने बोला यार तुम न्यूक्लियस का क्या ही करोगे, तुम ऑक्सीजन स्टोर करो, जो तुम्हारा काम है वही करो। तो इनको न्यूक्लियस ही नहीं दिया। इट इज द इन मोस्ट मैमल्स, ठीक है, इन मोस्ट मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। मोस्ट लिखा है, सारा नहीं लिखा है, ठीक है। और ये बाइकनकेव होते हैं शेप में। बाइकनकेव बोले तो ऐसा। कनकेव क्या होता है? ऐसा, ठीक है। तो बाइकनकेव क्या होता है? ऐसा होता है, कुछ ऐसा करके। अगर तुम इसे साइड से देखो तो ऐसा दिखेगा, या कटोरी, 2 कटोरी को ऐसे उल्टा उल्टा, समझ रहे हो ना? तो बाइकनकेव इन शेप। दे हैव, बाइकनकेव मतलब 2 कनकेव शेप्स, ठीक है। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इनके पास एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन। इसी वजह से इनका कलर आता है रेड। और बस। तो इनका जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन कंटेनिंग होता है एंड ऑक्सीजन स्टोर करता है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन स्टोर कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। सो एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हेल्दी अगर तुम हो तो तुम्हारा यही 12 से 16 के ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन तुम्हारे ब्लड में होगा पर 100 ml। अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा होता है तो दिक्कत है भाई। सो दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड द रेस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस क्या करते हैं ये लोग? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं एंड रेस्पिरेटरी गैसेस का, ठीक है। मतलब वही यार, ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड। आरबीसी की बात करें, आरबीसी ऑन एन एवरेज इनका जो लाइफ स्पैन रहता है 120 दिन का रहता है। 120 दिन ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद इनका खात्मा हो जाता है। इनका खात्मा होने के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्प्लीन में ले जाकर। स्प्लीन है इनका क्या बोलते हैं, मुर्दा घर, ग्रेवयार्ड, ठीक है। ग्रेव मतलब वहाँ पे जाकर इनको गाड़ देते हैं, ठीक है। सो इनका जो है ना खात्मा हो जाता है स्प्लीन में। सो ल्यूकोसाइट्स की बात करें, स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसीज भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स की बात करें, ये ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल कहते आ रहे थे अभी तक। दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। नहीं होता है तो कलरलेस होते हैं। न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है। दे आर रिलेटिवली लेस इन नंबर। ऑन एन एवरेज सिर्फ 6000 से 8000 होते हैं पर mm³ ऑफ द ब्लड में, ठीक है। सो ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़्यादा इतना टाइम तक नहीं जिंदा रहते हैं। हमारी बॉडी ना चेंज होती रहती है, सेल्स फॉर्म होते रहते हैं, सेल्स टूटते रहते हैं, तो वही चीज़ है। दे हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की 2 कैटेगरी बताई है। डब्ल्यूबीसी की 2 कैटेगरी बताई है, एक है ग्रैनुलोसाइट्स एंड एक है ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। सो जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनमें तुम्हें एक चीज़ दिखेगा कि उनके जो सेल्स होंगे उनमें ऐसे 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 ग्रैन्यूल्स होंगे। ए ग्रैनुलोसाइट में घंटा कुछ होगा। सो न्यूट्रोफिल्स, इसानोफिल्स, बैसोफिल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, न्यूट्रोफिल्स, इसानोफिल्स, बैसोफिल्स, ये हमारे हैं ग्रैनुलोसाइट्स एंड दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। वाइल द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रैनुलोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट क्या होते हैं? ये लिम्फोसाइट है, सॉरी ये मोनोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप होते हैं, टी एंड बी, तो वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो इनको साथ में लिम्फोसाइट भी कहते हैं। सो न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट। न्यूट्रोफिल्स हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं एंड इनका अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। 60 to 65%
ऑफ होल WBCs, याद रखना WBCs, ग्रैनुलोसाइट में नहीं, WBCs में 60 to 65% सिर्फ न्यूट्रोफिल्स भरे हुए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट यही है ऑफ द टोटल WBC। एंड बेसोफिल्स की बात करें तो बहुत ही कम होते हैं, 0.5 to 1%, सबसे कम यही है बेचारे, 0.5 to 1% इनका रहता है नंबर। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% आर फैगोसिटिक। ये जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट है, ये साथ में इनको, ये दोनों के दोनों फैगोसिटिक होते हैं, यानी कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, यहाँ पर एक फॉरेन मटेरियल आ गया, तो ये सेल ना घूम घूम के इसके पास जाएगा और उसके कर लेगा इनगल्फ और उसका कर देगा खात्मा। तो ये होता है फैगोसिटिक, ठीक है, फैगोसिटिक होते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फैगोसिटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। एंड मोनोसाइट का यहाँ पे दे रखा है 6 to 8% मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, पूरे WBCs में 6 to 8% हमारे क्या होते हैं, मोनोसाइड होते हैं बेचारे। एंड अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जो तुमने सुना होगा बहुत कुछ, जैसे कि सेरोटोनिन इज अ हैप्पी वाला हार्मोन, तो ये सब चीज़ें मत देखो, तुम जो NCERT कह रही है बस उसका याद रखो, बाकी चीज़ें भाड़ में जाए। तो ये क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। फिर इसानोफिल्स की बात करें तो इसानोफिल्स आर 2 to 3%, क्या होते हैं ये, 2 से 3% ये रहते हैं इसानोफिल्स। एंड ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। देखो तुमको सिंपल क्वेश्चन आएगा, तुमसे बोलेंगे कि यार बताओ एक कौन सा एक होता है सेल जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का एक पार्ट है कहीं ना कहीं, एंड वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ना, और वो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तुमको बता देंगे कि वो 2 से 3% होता है। तो वो तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इसानोफिल्स हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें तुम्हें वर्ड टू वर्ड याद रहनी चाहिए, ठीक है, तो इनको बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स की बात करें, लिम्फोसाइट 20 से 25% रहते हैं, ये पूरे दोनों T and B मिलाकर लिम्फोसाइट्स कितने रहते हैं, 20 से 25%, ठीक है, ये 20 से 25% होते हैं। एंड दे आर मेजर 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी टी 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर दिया, ये दोनों अलग अलग टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं। एंड बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों का जन्म जो हुआ, इनका जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, वो होता है बोन मैरो में, ठीक है, वो होता है बोन मैरो में। तो नाम अलग अलग क्यों है, नाम अलग अलग इसलिए है भैया जी, क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो है हमारा, ये इसका जो मैच्योरेशन होता है, वो होता है बोन मैरो में, BM लिख देता हूँ, बोन मैरो। एंड जो टी लिम्फोसाइट है, इसका जो मैच्योरेशन होता है वो होता है थाइमस में, ठीक है। तो इस वजह से इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं और उसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। सो बी टी लिम्फोसाइट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके बारे में 12th में थोड़ा सा और पढ़ लेना। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये सेल फ्रेगमेंट्स के बने रहते हैं ऑफ फ्रॉम, या फिर कह लो फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट्स ये होते हैं सेल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, प्रोड्यूस करता है इनको, ठीक है। तो मेगाकैरियोसाइट लग रहा है नाम से, मेगा कुछ बड़ा सा सेल है, कुछ एक स्पेशल सा सेल है, हमारे बोन मैरो में रहता है। एंड ब्लड नॉर्मली कंटेन, इतने प्लेटलेट्स ब्लड में रहते हैं, कितने देख लो, गिन लो अपना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो 1,50,000 है ना, एंड यहाँ पे ये 3,50,000, तो इतने इनका नंबर रहता है प्लेटलेट्स का पर MM3। वही जो अपना MM3 का डब्बा था ना, उसमें इतने प्लेटलेट्स, इतने ब्लड सेल, ये ठीक है रहता है। तो प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि कोएगुलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, क्लॉटिंग करते हैं ब्लड की। एंड अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर इनका रिडक्शन हो गया ना तुम्हारे बॉडी में, तो तुम्हें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है, तुम्हारी क्लॉटिंग वगैरह नहीं हो पाएगी ब्लड की, दैट लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, और ब्लड लॉस होने लगेगा। कहीं पे भी कट हुआ है तो ब्लड रुकना, देखो ब्लड कट होता है तो आना बंद हो जाता है ना, तो वो प्लेटलेट्स की मेहरबानी से होता है। अगर नहीं होंगे प्लेटलेट तो ये मेहरबानी नहीं होगी तुम पे, और फिर तो जो होगा वो अच्छा नहीं लगेगा तुमको मज़ा नहीं आएगी उसमें। बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग हमने 2 बेसिस पे की है, जैसे कि हम लोगों को कई बेसिस पे डिवाइड करते हैं ना, जैसे हमने मेल और फीमेल के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, एक साइड हमने एज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स भी 2 बेसिस हैं डिवीजन के, एक ABO ग्रुपिंग का नाम है, एक ABO ग्रुपिंग है, एक RH ग्रुपिंग है। तो पहले ABO ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर RH पढ़ेंगे, फिर मैं अपनी तरफ से इन दोनों को कंबाइन करके भी एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो चलो ABO ग्रुपिंग ये रहती है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द 2 सरफेस एंटीजन। 2 सरफेस एंटीजन इन्वॉल्व है यहाँ पे सिर्फ, एक होता है A एंटीजन एंड एक होता है B एंटीजन। अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तुमको समझ ही आ रहा होगा क्या।
एक होता है ए एंटीजन, एक होता है बी एंटीजन। एंड एंटीजन होता क्या है देखो, चलो तब भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करना है, एक्सप्लेन करने में क्या ही जा रहा है। चलो एक काम करते हैं ना, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर धड़ाधड़ रीडिंग मार देंगे, ठीक है। चलो हाँ ये सही रहेगा, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं टेबल एक्सप्लेन करूँगा, फिर एक बार फट से रीडिंग कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमारी बॉडी में हमारे जितने भी सेल्स है ना, चलो एक काम करता हूँ आर एच मिला के नहीं 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 उसको अलग से, पहले ए बी ओ देखो पहले, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लो पहले, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करो, ठीक से डाइजेस्ट करो, अच्छे से डाइजेस्ट करो। ये तुम्हारा एक सेल है, मैंने 4 बंदे उठाए, 4 बंदे का एक एक सेल देखा, चारों के सेल्स अलग अलग थे। तो मैंने एक का देखा, उसमें मेरे को एक ट्रायंगल शेप के कुछ उनके सेल सरफेस पे कुछ तो लगा था, ठीक है, ट्रायंगल शेप का। मैंने बोला तुम्हारे जो सेल का सरफेस है उस पर ट्रायंगल शेप का कुछ लगा है, मैंने उस चीज़ को नाम दिया एंटीजन। एंड मैंने कहा कि तुम्हारे पे ए एंटीजन लगा हुआ है, मैंने इस चीज़ को ट्रायंगल वाले को क्या नाम दे दिया, ट्रायंगल वाले को क्या नाम दे दिया, ए एंटीजन, ठीक है। और मैंने एक और दूसरा एंटीजन पाया किसी के ब्लड में, उसको मैंने सर्कल नाम दिया एंड उसका नाम रखा मैंने बी एंटीजन। मान लो ये एक दूसरे का ब्लड सेल था, मैंने देखा तुम्हारे ब्लड सेल यानी कि आरबीसी के सरफेस में गोले गोले लगे थे, तो मैंने बोला तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है क्योंकि तुम्हारे पे बी एंटीजन है। फिर मैंने एक और ब्लड देखा, उसका अलग ही कहानी चल रही है, उसका ट्रायंगल भी है गोले भी है, ट्रायंगल भी है गोले भी है, ट्रायंगल भी है गोले भी है। तो यार मैं कंफ्यूज, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला यार तुम्हारे पास ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो मैंने बोला तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए, तो वो वही चीज़ लगी, ब्लड ग्रुप अगर ए है तो तुम्हारे पास एंटीजन ए है, बी ब्लड ग्रुप है तो तुम्हारे पास एंटीजन बी है। अगर तुम्हारा ए बी ब्लड ग्रुप है तो तुम्हारे पास एंटीजन ए भी है और बी भी है। और अगर तुम्हारे पास कोई एंटीजन नहीं है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ, तुम्हारे पास कोई एंटीजन ही नहीं है। एंटीजन क्या होता है, एक केमिकल होता है दैट इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स, इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। अगर ये होते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन कब होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं क्या सकते हैं, देखो होता क्या है कि मान लो ये एक एंटीजन है कोई भी, ठीक है, गोला बना दिया तो बी एंटीजन हो गया। अगर अगर हमारी बॉडी में ना एक एंटीबॉडी नामक तत्व रहता है, ठीक है, एंटीबॉडी नामक तत्व रहता है, ऐसे वाई शेप का रहता है, ठीक है, ऐसे वाई शेप का रहता है, एंटीबॉडी कहते हैं इसको। ये क्या होता है, ये अलग अलग एंटीजन के खिलाफ बनता है। जैसे मान लो ये एंटी बी है, क्या है ये, एंटी बी, यानी कि बी के खात्मे के लिए इसको बनाया गया है। अगर ये जाकर इससे चिपका, अगर ये जाकर इससे चिपक गया, ये क्या होता है ना, जैसे ही बी को ढूंढेगा इससे जाकर चिप से चिपक जाएगा, कोई और पे नहीं, ट्रायंगल पे नहीं चिपकेगा। एंटी बी है तो बी पे ही चिपकेगा क्योंकि एंटी बी है ना, एंटीबॉडी बी है तो एंटीबॉडी बी एंटीजन बी पे जाके स्टिक हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा, ये जो तुम्हारा एंटीजन है, एंटीजन सेल सरफेस से जुड़ा रहता है। अब जैसे ये स्टिक हो जाएगा ना, ये मार्क कर देगा कि ये जो सेल है ना इसका खात्मा कर दो। अगर मतलब तुम समझ जाओ ये दोनों अगर चिपके तो गए काम से, फिर तुम्हारा वो जो सेल है वो जिंदा नहीं बचेगा, उसको ये मार डालेगा किसी ना किसी तरीके से। कई सारे तरीके होते हैं, खुद से भी मार सकता है एंड मतलब मार्कर एज अ मार्कर भी काम कर सकता है, खुद मार्किंग कर देगा कि यार ये गंदा सेल है, ये अपना नहीं है, इसको 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 मार डालो, ठीक है। तो बाकी सेल्स आएंगे तुम्हारे मोनोसाइट्स वगैरह और वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मतलब तुम्हारे सेल को मार डालेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो होता क्या है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मान लो किसी एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड लॉस हो गया और अब उसका ब्लड चाहिए, तो उसके फैमिली मेम्बर्स में जिसका ब्लड ग्रुप सेम होता है हम उसी का ब्लड ग्रुप लेते हैं। क्या ऐसा हमेशा एप्लीकेबल होता है? हाँ, ये चीज़ तो हमेशा एप्लीकेबल होती है, बट और भी कई चीज़ें होती है, और भी कुछ लोगों का ले सकते हैं। अभी तुमको समझ आएगा कैसे। देखो होता क्या है, अब ये तुम समझ गए ना कि अगर एंटी बी होगा और बी एंटीजन उसको दिखेगा तो सही नहीं है, तो खात्मा हो जाएगा उस रेड ब्लड सेल का एंड उससे दिक्कत हो जाती है। अभी बताता हूँ कौन सी दिक्कत हो जाती है। अगर एंटी ए होगा, मान लो एंटी ए होगा, तो क्या होगा, एंटी ए किससे बाइंड करेगा, एंटीजन ए से, ए एंटीजन से बाइंड करेगा और फिर इसका खात्मा कर देगा। तो इतना तुमको समझ आ गया, ठीक है। दो ही तो है अपने, और कुछ है क्या? नहीं। अब देखो ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल, यहाँ पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल एंटीबॉडीज। दो हमारे में, देखो जो भी तुम्हारा एंटीजन होता है ना, उस एंटीजन को छोड़ के दूसरे एंटीजन के खिलाफ तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी एक नेचुरली एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करके रखती है, दैट इज एंटी बी। देखो उसका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी बी बना के रखा है। अरे ऑब्वियस है ना, एंटी ए बनाएगा तो खुद ही को नहीं मार देगा, तो खुद को तो नहीं मारेगा ना वो, तो एंटी बी बना के रखेगा। बी ब्लड ग्रुप वाला जिसके पास बी एंटीजन होता है वो एंटी ए बना के रखेगा। जिसके पास दोनों के दोनों एंटीजन है वो बेचारा कुछ नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर वो बना देगा तो वो खुद ही के सेल्स को मार देगा, तो वो नहीं बना सकता। एंड एक लास्ट हमारा जो एंटीजन होता है दैट इज निल, यहाँ पे इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं, इसके पास ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी ए भी बना लेगा, एंटीबॉडी बी भी बना लेगा। तो जो जितने ज्यादा बना सकता है वो बना लेता है। लोग जितना सेफ खेलना चाहते हैं उतना सेफ खेलते हैं, ठीक है। तो ये जितने ज्यादा बना सकते हैं उतने इन लोगों ने बना लिए। एक ने बी बना सकता था, बी बना लिया, एक ने ए बना सकता था, ए बना लिया, एक ने कोई बना ही नहीं सकता। क्यों? अगर वो ए एंटी ए बना लेगा तो उसके सेल्स में ए लगे हुए हैं,
यहाँ पे बनाया ना ये वाला ए बी ब्लड ग्रुप है, तो देखो इसके पे ए लगे हुए, ट्रायंगल्स लगे हुए, तो उसके सेल्स मर जाएंगे, आरबीसीज मर जाएंगे, ठीक है। तो दिक्कत है बहुत। तो होता क्या है कि अब आगे बढ़ो। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी ऑफ द 4 ग्रुप्स दे रखा है, वो हमने समझ लिया। एंड प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। अगर देखो, अगर हम गलत ब्लड को डाल देंगे, मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले को चोट लगी थी, तुमने उसमें बी ब्लड ग्रुप डाल दिया, अब क्या होगा, तुमने बी ब्लड ग्रुप के साथ साथ तो ब्लड ब्लड डाला है ना, ब्लड प्लाज्मा भी गया, ब्लड प्लाज्मा में एंटी ए था, एंटी ए जैसे ही उसके तुम ब्लड में डालोगे, उसके पास एंटीजन ए है ही है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ही है ना, और उसके पास एंटी बी भी है, तो देखो पूरा क्रॉस कनेक्शन हो गया ठीक है, मतलब देख रहे हो, एंटी बी के साथ बी मिल गया और एंटी ए के साथ ए मिल गया, दोनों के दोनों मिल गए, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, बचपन से दुश्मन बने हुए हैं, और ये दुश्मन जैसे मिलेंगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर होगा क्या, बॉडी के अंदर हो जाएगा ब्लड रिसिपेंट बिफोर एनी ब्लड, हाँ देखो क्लम्पिंग हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग की वजह से नर्व्स ब्लॉक हो जाएंगे, क्लम्पिंग ऐसे ब्लड एक दूसरे में आके ऐसे कोएगुलेट, एक तरीके से क्लॉट टाइप का कुछ बना लेता है, उसे क्लम्पिंग कहते हैं, ठीक है। ब्लड ऐसे मरने लगते हैं ब्लड सेल्स यार, तो वो एक जगह कलेक्ट होने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे मान लो ये पतली सी तुम्हारी कोई आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल मतलब आर्टरी का छोटा वर्जन आर्टेरियोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, मान लो यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही थी, यहाँ पर एक क्लम्पिंग हो गई थी, क्लम्पिंग हो गई यहीं पर। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारे पीछे तुम्हारा ब्रेन के टिश्यूज थे, तो गए काम से यार, तुम ब्रेन के टिश्यू रीजनरेट भी नहीं होते, तो गए काम से। फिर तुम ब्लड जैसे ही यहाँ पे रुकेगा, ब्लड फ्लो रुकेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, और जैसे ही सप्लाई बंद होगी वो सब डेड होना चालू हो जाएंगे एंड यू विल डाई। सो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, तो ये चेक करना पड़ता है डॉक्टर को, कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। अब कैसे, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। मतलब तुम्हें एंटी ए को एंटी ए से एंटी ए को एंटीजन ए से नहीं मिलाना है, एंटीजन बी को एंटी बी से नहीं मिलाना है, बस ये तुम्हें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर तुमने इन दोनों को मिलाया तो दिक्कत है, समझ गए। चलो फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल, चलो हाँ इसकी बात करते हैं, पहले समझो, समझना क्या है, समझो ये की रेड, हाँ सही है। देखो तुम्हारे पास एंटी बी है, नहीं नहीं एंटी ऐसे मत समझो, मैं समझाता हूँ। देखो मान लो बी ब्लड ग्रुप वाला था, वो बंदा मर गया नहीं मरा नहीं, मर ही जाएगा तो क्या ही करेगा ब्लड लेकर ठीक है, मरा नहीं वो, ये बी ब्लड ग्रुप का ब्लड लॉस हुआ, ठीक है। तो ब्लड लॉस हुआ इसका, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि डॉक्टर के पास आया रो रो के, तो डॉक्टर ने बोला लेट जाओ बेड पे, मतलब लोग लेकर आएंगे उसका, वो तो बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं बोलूंगा तुम इसका ब्लड ग्रुप बताओ जल्दी से मुझे, तो लोग बताएंगे मुझे भाई इसका ब्लड ग्रुप भी है, पता रहता है कि बेसिक चीज़ नॉर्मली लोगों, तुमको नहीं पता है तो पता रखो, ठीक है, तो ये जरूरी होता है। तो मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है, तो तुम्हारे अंदर कौन से तुम्हारे यानी कि तुम्हारे जो आरबीसी है ना, उस पर ऐसे गोले लगे होंगे एग्जैक्टली गोले नहीं लगे होते, ठीक है कुछ अलग ही उनका शेप होता है, बट समझने के लिए ऐसा समझाया जाता है, ठीक है गोले लगे, तो तुम्हारे जो आरबीसी है उस पर गोले लगे, ठीक है तो तुम्हारे अंदर मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर एंटी ए है, क्योंकि एंटी भी तो हो ही नहीं सकता, तो तुम्हारे अंदर एक ही एंटीबॉडी है, वो दैट इज एंटी ए। तुम्हारे अंदर क्या है, एक एंटीबॉडी है जो कि ए के खिलाफ बनी है, हुई है, ठीक है, प्लाज्मा में है तुम्हारे। अब मैं तुम्हें ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं दूंगा जिसमें ए एंटीजन हो, क्योंकि ए एंटीजन अगर जैसे मैं दूंगा, तुम्हारी ये एंटीबॉडी, मान लो मैंने तुम्हें ब्लड ग्रुप ए ही दे दिया सीधा, ठीक है, कोई पागल डॉक्टर के पास ले गए उसने तुम्हें ए एंटीजन वाला ही ब्लड ग्रुप दे दिया, तो अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी आकर इससे बाइंड कर जाएंगी, ऐसे करके बाइंडिंग हो जाएगी एंड बस काम खत्म, खेल खत्म क्रम्पिंग हो जाएगी, मर जाओगे। तो इसलिए तुमको मैं ए ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, पहले तो ए तो कैंसिल कर ही दो, ए नहीं मिल सकता तुमको क्योंकि उसके अंदर ए एंटीजन है, ठीक है, तो ए से तो पूछो ही मत। ए बी की बात करते हैं, ए बी में भी नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो ए एंटीजन है, बी भी है, माना बी है, मगर ए तो है ही ना, तो ये भी नहीं दे सकते। ओ की बात करते हैं, ओ के पास कोई एंटीजन है, निल है, तो ये तो दे सकते हैं यार, ले लो, ओ फ्री बैठा है, ओ तो यार इतना दिलदार आदमी है ना, ओ बड़ा दिलदार आदमी है, तुमको बताऊँ क्या, ओ बड़ा दिलदार आदमी है, ये सबको देता है, तुम खुद करके देख लो, ये सबको देता है, सबको, जैसे अभी मैंने ए का चेक किया, बी का चेक किया, ऐसे सबका करके देख लो। रिवीजन वीडियो है, अब इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ मैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए है तो ए एंटीजन होगा, तुम्हारे पास एंटीबॉडी बी होगी, और तुम्हें कौन कौन दे सकता है, ए दे सकता है, ओ दे सकता है। देखो ए और ओ के पास हाँ, ए और ओ के पास एंटीबॉडी ए नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो, ए की एंटीबॉडी नहीं,
खुद को तो तुम दे ही सकते हो ना, ए जो ब्लड ग्रुप है वो खुद ही को तो दे सकते हो, उसके उसके ब्लड को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी बी है, तो एंटीबॉडी ए तो है नहीं उसके पास, तो खुद को देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खुद को दे सकते हो तुम ब्लड तो ठीक है, तो खुद को जल्दी कम ही देंगे लोग, तो मतलब खुद को मतलब यार कोई और बंदा जो ए ब्लड ग्रुप का है वैसे मतलब है, ठीक है। खुद मतलब खुद के ब्लड ग्रुप वाले से तुम ले सकते हो, ठीक है। तो ए वाला जो है बेस्ट रहेगा कि इसको ए वाला ही दो, या फिर ओ वाला भी दे सकते हो। अच्छा एक बात बताऊं, ओ सब में है, ओ सब में है, ओ बहुत दिलदार आदमी है, सबको देता है ब्लड यार, ले जाओ ले जाओ। एंड ए बी देखो किसी में नहीं है, ए बी सिर्फ खुद में है, ए बी सिर्फ खुद को दे सकता है, मतलब ए कोई और कोई ए बी का बंदा मान लो दिक्कत हो रहा है तो ए बी वाला ए बी वाले से ही ले सकता है, करेक्ट, समझ आया। सो बी वाला बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी ए होता है उसके पास, तो वो बी और ओ से ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी ए है तो ए नहीं दे पाएगा क्योंकि एंटीबॉडी ए है ना ए बी वाला है उसके पास एंटीजन ए बी है, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये सबसे लेगा, इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, दे दो जिसको देना है जितना देना है, तो ए बी से ले लेगा, ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा, सबसे ले लेगा, ठीक है। ओ की बात करते हैं तो निल, इसके पास भी इसके पास क्या है, निल है, इसका एंटीजन नहीं है इसके पास कोई। सो ये एंटी ए, इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, ए है और बी है, दोनों एंटीबॉडी है, तो ये किसी से नहीं ले सकता यार, ये किसी से भी नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी है ना। ए से लेगा तब दिक्कत है क्योंकि उसके पास एंटीजन ए है, बी से लेगा तब भी दिक्कत है, ए बी से लेगा तो उसके पास तो दोनों ही एंटीजन है, तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे तो फ्रॉम द above mentioned table it is evident that the blood group O can donate a person with एनी ब्लड ग्रुप, समझ गए होगे। तो इसलिए ओ को हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। एंड ए बी वाला जो है वो सबसे, वही जो मैंने बताया वही लिखा है, इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं क्योंकि ये सबसे ले सकता है। अब बात करते हैं आर एच ग्रुपिंग की। एक अभी तक साइंटिस्ट ने दो एंटीजन ढूंढ रखे थे ए बी, एक नया एंटीजन की डिस्कवरी हो गई आर एच एंटीजन, ठीक है। एंड ये जो एंटीजन था, ये एंटीजन वॉज सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी में भी एक एंटीजन होता है, उससे सिमिलर था, तो हमने कहा कि भाई इसका आर एच ही नाम रख दो क्योंकि रीसस मंकी है ना, रीसस, तो रीसस से आ गया आर एच एंटीजन। तो आर एच एंटीजन तो था हमारा, ये ऑब्जर्व किया गया ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, मेजोरिटी 80% ऑफ पीपल में, 80% ऑफ पीपल में आर एच एंटीजन मिला, ठीक है। तो इसको हम शो कैसे करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से शो करते हैं, ठीक है। अगर तुम में आर एच एंटीजन है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, एंड अगर तुम में आर एच एंटीजन नहीं है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो अब 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स नहीं है, अब 8 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि एक ए होगा, एक ए पॉजिटिव होगा, मतलब सॉरी, अब ए पॉजिटिव, एक कोई अब ब्लड ग्रुप नहीं रहा, मतलब रहा बट उसे अब उसमें आर एच का भी शो करते हैं। तो ए नेगेटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव हो सकता है एंड ए बी नेगेटिव हो सकता है, ऐसे रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। ओ पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है। अब देखो, अच्छा बताओ इनमें से कौन सा है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, दिमाग लगाओ। सही जवाब है माइनस ओ। क्यों? क्योंकि ओ के पास तो वैसे भी ए बी एंटीजन नहीं होता है, अब माइनस लग गया यानी कि आर एच भी नहीं है, तो ये रहा ओ हमारा, कितना सिंपल है। ओ में कुछ नहीं है, ओ माइनस इज विदाउट एनी एंटीजन। ओ पॉजिटिव की बात करें, मान लो आर एच को मैं स्टार से शो करता हूँ, ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर ओ पॉजिटिव है तो और कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन आर एच का एंटीजन यहाँ पर शो होगा, ठीक है, क्योंकि आर एच पॉजिटिव है। चलो एक और ले लेते हैं लास्ट, कौन सा ले लें, चलो ले लेते हैं बी पॉजिटिव, ठीक है। तो बी पॉजिटिव में क्या होगा, बी वाला होगा, बी वाला अपना कौन सा था, गोले गोले थे ना, तो बी वाला एंटीजन लगा दिया मैंने, तो ये बी हो गया। अब पॉजिटिव है यानी कि स्टार आर एच भी है इसके पास, तो ये क्या हो गया, बी पॉजिटिव, करेक्ट। अब तो समझ ही गए होगे। तो आर एच एंटीजन सिंपल है। सो ये 80% लोगों में होता है, 20% नहीं होता है, सच उनको कहते हैं आर एच पॉजिटिव, जिनमें नहीं होता है उनको कहते हैं आर एच नेगेटिव। सो आर एच नेगेटिव पर्सन, अगर देखो आर एच नेगेटिव अगर कोई है, यानी कि वो 20% लोग, अगर उनको कहीं से आर एच पॉजिटिव ब्लड का चस्का लग गया, तब वो एंटीबॉडी फॉर्म कर लेते हैं अगेंस्ट आर एच। पहले से नहीं होता है, यहाँ पर एक वर्ड का बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि पहले से एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है, वो फॉर्म कर लेते हैं जब उनको ब्लड पॉजिटिव वाला ब्लड जब उनको फील होता है, ठीक है। तो आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू आर एच पॉजिटिव ब्लड देन इट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। सो होता क्या है कि आर एच ग्रुप शुड ऑल्सो भी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, आर एच को भी मैच करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो फिर वही चीज़ होगी क्लम्पिंग वगैरह। सो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी एक एग्जाम्पल है बहुत प्यारा सा, आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर में। चलो मैं इसको शो करता हूँ यहाँ पे, मान लो ये मदर है, ठीक है ये मदर है, ठीक है, एंड इसके पेट में, ये मदर का पेट है मान लो, कुछ भी मान लो, एंड इसके पेट में इसका बेबी भी रख देते हैं, ये रही प्रेग्नेंट मदर और इसके पेट में इसका बच्चा। अब देखो होगा क्या कि ये बच्चा है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट हुआ क्या ना कि बच्चा निकला आर एच पॉजिटिव, मदर थी आर एच नेगेटिव, ठीक है, मदर थी आर एच नेगेटिव, एक जगह वी लिख दिया, एक जगह आर एच लिख दिया मदर थी आर एच नेगेटिव
एंड बच्चा निकला RH पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा देखो, मदर देखो, मदर विथ RH पॉजिटिव फीटस, ठीक है, एंड RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द फीटस। देखो होता क्या है कि जैसे ये प्रेगनेंसी हुई और अच्छा ये बच्चे के पास RH पॉजिटिव कहाँ से आया जब मदर नेगेटिव थी? अरे फादर से आया होगा ना, फादर से वो जीन्स आ गए होंगे जो पॉजिटिव एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सुनो होगा क्या, मान लो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है ना, जब नॉर्मल वैगिनल डिलीवरी वगैरह हो रही होती है तो वहाँ पे ना बहुत वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है विद देयर इज़ अ प्रोसीजर। अगर बेबी बाहर नहीं निकलता है तो हेड के वहाँ के वेजाइनल रीजन को इवन कट करते हैं लिटरली। सो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रोसीजर होता है ये, ठीक है, कोई प्रोसीजर होता है, तो मुझे वर्ड नहीं मिल रहा। सो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, तो मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफ्यूजन नहीं, ट्रांसफ्यूजन गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ब्लड बच्चे का मदर को टच हो गया, थोड़ा सा ब्लड बच्चे का मदर की बॉडी में टच हो गया, बॉडी पे नहीं मतलब मदर के ब्लड में टच हो गया, तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे लिखा है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी है ऐसा कि एक्सपोजर हो जाएगा मेटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड, मतलब फीटस का ब्लड थोड़ा सा एक ड्रॉप मदर को एक्सपोजर हो जाएगा उसका। अब एक्सपोजर से क्या होगा, एक्सपोजर से क्या होगा, मदर में पहले से एंटीबॉडीज नहीं थे तो ये बच्चा सेफ खेल रहा था। और होता क्या है ना, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा मतलब मदर से बच्चे का जो कनेक्शन होता है ना वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है ना। ये रिश्ते का धागा प्लेसेंटा बांधता है, तो प्लेसेंटा जो बांधता है धागा, प्लेसेंटा ब्लड को नहीं जाने देता इधर उधर बट न्यूट्रिएंट्स को जाने देता है, ठीक है। तो ब्लड में ही एंटीजन है, बच्चे के ब्लड में ही एंटीजन है, तो ब्लड जब तक नया एंटीजन नहीं देखेगी बॉडी तब तक बॉडी कुछ करती नहीं है, ठीक है, तब तक बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। तो एंटीजन जब बच्चे का ब्लड अगर मदर के ब्लड में चला गया तब तो वो भाई पेट मतलब फीटस को ही मार डालेगा, लेकिन प्लेसेंटा के बदौलत ब्लड इधर उधर नहीं जाता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं एंड एंटीबॉडीज जाती हैं, कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जाती हैं, जी हाँ। सो द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। अब देखो डिलीवरी होते समय क्या हुआ, थोड़ा सा बच्चे का ब्लड चला गया मदर के पास। अब मदर को क्या हुआ, पहले तो मदर तो RH नेगेटिव थी, उसने देखा यार नया नया एंटीजन दिख रहा है, एक स्टार एंटीजन दिख रहा है यार, बॉडी को देखा, बॉडी ने देखा ये क्या है भाई, तारा कैसे चमक रहा है, तो चमकते तारे के लिए उन्होंने एक प्यारा सा एंटीबॉडी बना दी। अभी एंटीबॉडी से इस बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो निकल गया ना वो तो निकल गया, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्या होगा कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर विल कैन लीक आउट टू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। अब दिक्कत हो गई यार, सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई मदर की एंड सेकेंड बच्चा आ गया पेट में, अब मदर के पास एंटीबॉडी है एंड नाउ दिस एंटीबॉडी कैन एंटर टू द बच्चा थ्रू प्लेसेंटा। एंटीबॉडी कैन एंटर, द होल RBC कांट एंटर, तो RBC कांट एंटर तो द एंटीजन कांट एंटर फर्स्ट प्रेगनेंसी में। कोई मुझसे मतलब पूछ सकता है ना कि भाई पहली प्रेगनेंसी में भी हो जाना चाहिए था मदर को, मतलब एंटीबॉडी मदर ने क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? तो ये रीज़न है कि एंटीजन जो होता है वो फ्लो होकर नहीं चला जाएगा मदर में, उसके लिए ब्लड का फ्लो होना जरूरी है। ब्लड का फ्लो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अब मदर के पास एंटीबॉडी पहले से ही बन चुकी है, तो वो एंटीबॉडी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी से बनी थी वो सेकेंड फीटस को डिस्ट्रॉय करेगी, उसको डेथ कॉज करेगी, ठीक है। भाई ने भाई को मारा, ठीक है पैदा होने से पहले ही मार दिया, तो दिस कुड बी फेटल हो सकता है, ये फीटस फेटल हो सकता है। एंड इस चीज को कहते हैं हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस फियोटालिस। क्या कहते हैं? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फियोटालिस। सो इससे बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस होता है जो बहुत सारे RBCs मरने लगता है, और RBCs मरते हैं तो वो कुछ केमिकल्स वगैरह जो रिलीज करते हैं उसका कंसंट्रेशन हो जाता है। एंड अनीमिया हो सकता है, RBC का ही ये एक बीमारी है अनीमिया, सो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सो दिस कंडीशन को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फियोटालिस, यानी कि बच्चे का जो हमारा RBC है उनका खात्मा हो जाता है, एंड अब RBC ही नहीं है तो क्या ही बच्चा है, तो मतलब डेथ हो जाएगी। तो दिस कैन अवॉइडेड बाय एडमिशन। अब देखो इसको अवॉइड किया जा सकता है एंटी-RH एंटीबॉडी डालकर, मतलब जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी हो डॉक्टर पहले से ही पता कर लेगा भाई बच्चा आप पॉजिटिव है आपका एंड आप नेगेटिव हो, तो जैसे ही प्रेगनेंसी होगी हम आपको दे देंगे एक इंजेक्शन जिसमें होगा एंटी-RH एंटीबॉडी। एंटी-RH एंटीबॉडी, नाम पे ध्यान दो, एंटी-RH एंटीबॉडी, यानी कि RH एंटीबॉडीज के खिलाफ ये केमिकल होता है
एंड उन RH एंटीबॉडी जो बनने लगती हैं उनको जाकर ये मार देता है। जैसे ही प्रेगनेंसी हुई, बच्चे का ब्लड थोड़ा सा मदर को मिला, मदर ने देखा एंटीबॉडी बनाई, तो ये हमने तुरंत इंजेक्शन देकर इस एंटीबॉडी को खत्म कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, क्यों दिक्कत नहीं है? अब सही है सब। अब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है RH के खिलाफ, तो अच्छे से प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की, ठीक है। सो डॉक्टर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यू नो दैट व्हेन यू कट अ फिंगर, जब तुम फिंगर कट करते हो तो क्या होता है, तुम्हारा खून आने लगता है यार, और क्या होता है? सो ब्लीड करने लगे, मगर ब्लीडिंग इतनी देर तक तो नहीं होती, थोड़ी देर होती है फिर रुक जाती है। सो स्टॉप्स फ्लोइंग ब्लड, है ना, ब्लड रुक जाता है थोड़ी देर बाद। सो ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन, ब्लड में क्या होता है, कोएगुलेशन होता है जहाँ पर इंजरी और ट्रॉमा होता है, एंड इसे तुम प्रिवेंट कर, और ये जो कोएगुलेशन होता है अगर ये नहीं होगा तो एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा तो मर जाओगे यार तुम। सो इसको रोकना, मतलब ब्लड को रोकना फ्लो होने से ज़रूरी है, इसके लिए क्लॉटिंग करते हैं। सो तुमने कभी देखा होगा चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्राउन ब्राउन से ऐसे स्कम टाइप का कलेक्ट हो जाता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम। सो वही है अपना क्लॉट, ठीक है। क्लॉट का एक ग्रोन अप वर्जन है। तो जो वहाँ पे कट लगता है वहीं पे होता है क्लॉट फॉर्मेशन। तो क्लॉट कोएगुलम भी कहते हैं, क्लॉट को कोएगुलम, ठीक है। सो इट इज फॉर्म मेनली बाय द नेटवर्क ऑफ द थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। ये मेनली फिब्रिन का बना रहता है। देखो ऐसे ऐसे थ्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसे 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 थ्रेड होते हैं, एग्जैक्टली लगभग ऐसे दिखते हैं। एंड इसके अंदर हमारे कुछ RBC रहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ RBC भी दिखते हैं ऐसे ऐसे। इसका तुम एनिमेटेड इमेज देख सकते हो इंटरनेट पे, तो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ये जो है, ये जो चीज़ है, ये होता है क्लॉट। क्या होता है ये? क्लॉट, ठीक है, समझ आया? अब देखो क्लॉट के लिए, यानी कि यार क्लॉट के लिए हमको एक चीज़ चाहिए, एक RBC चाहिए। RBC तो पहले ही होता है ब्लड में। एक हमें चीज़ चाहिए, दैट इज फिब्रिन। क्या चाहिए हमें? फिब्रिन। तो क्या फिब्रिन अगर ब्लड में रहता है हमेशा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर फिब्रिन ब्लड में रहेगा तो क्या होगा, हमेशा ही क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, तुम्हारे ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन, मर जाओगे यार। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसका इनएक्टिवेट फॉर्म रखते हैं, ठीक है। एंड इनएक्टिवेट फॉर्म रहता है, एंड इनएक्टिवेट फॉर्म इसको कहते हैं, ये देखो इनएक्टिव फॉर्म है फिब्रिनोजेन। क्या होता है हमारे ब्लड में? हमारे ब्लड में होता है फिब्रिनोजेन। चलो आप समझ आ गया। चलो फिब्रिनोजेन होता है, फिब्रिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये सॉल्युबल होता है ब्लड में, एंड फिब्रिन इनसॉल्युबल होता है। तो इनसॉल्युबल होता है तभी क्लॉट बनाता है, ठीक है। तो ये सॉल्युबल होता है फिब्रिनोजेन, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब यार फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसे कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बिन, ठीक है। फिब्रिनोजेन को ये थ्रेड बना देता हूँ। फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन, THROMBIN, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। अब थ्रोम्बिन कहाँ से आया? अब मतलब थ्रोम्बिन के हमेशा ब्लड में रहेगा? अगर थ्रोम्बिन रहेगा हमेशा तो हमेशा क्लॉट फॉर्मेशन, हमेशा तो नहीं चाहिए, हमें तो तब चाहिए जब चोट लगे। तो थ्रोम्बिन इन टर्न फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये भी बेचारा किसी से बना है, एंड उस बेचारे का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, जो इसका इनएक्टिव वर्जन है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स से बनता है। देख नहीं, एक सेकंड। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है, मतलब ये प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बन रहा है, इसमें एक एंजाइम का यूज होता है, दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज। क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेस। ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इसकी जरूरत होती है इस रिएक्शन के लिए। सो दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस, एंड ये बनता है हमारा कैस्केड प्रोसेस से। थ्रोम्बोकाइनेस किससे बनता है? कैस्केड प्रोसेस से, कैस्केड प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस को तुम जाके अपने MBBS में पढ़ना, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो कैस्केड प्रोसेस से तुम्हारा थ्रोम्बोकाइनेस बनता है। बस इतना जानो कि ये बहुत सारे एंजाइमेटिक सीरीज रिएक्शंस हैं जो कि जिनको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, एंड इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं जो हमारे प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट्स में प्रेजेंट्स रहते हैं। फैक्टर्स आर द मॉलिक्यूल जो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस की सीरीज में यूज होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल हो सकता है, एक एज एंजाइम यूज हो सकता है, तो सब्सटेंस समझो, ठीक है। So an injury or a trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. So जब इंजरी होती है तो कुछ ऐसा होता है कि हमारा या तो प्लेटलेट्स या तो टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, ये दोनों कोएगुलेशन को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स रिलीज करके हमारे प्लाज्मा में। फिर वो क्या होंगे, वो एक्टिव्स होने लगेंगे बारी बारी, एंड ये पूरे रिएक्शंस होगा, एंड 3-4 मिनट के अंदर तुम्हारी क्लॉटिंग होना चालू हो जाती है। सो कैल्शियम आयंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। अब कैल्शियम आयंस का क्या रोल है, इसके लिए तुम्हें मेरा क्लॉटिंग वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो कि 1 मिनट का है, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। नीट शॉर्ट्स में तुमको मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा अगर मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो लिम्फ की बात करते हैं। लिम्फ को कहते हैं हम टिश्यू फ्लूइड। ये ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू एंड सम वाटर अलोंग विच विथ क्या
हाँ, देखो होता क्या है कि जब हमारा जो ब्लड होता है वो पास करता है हमारी कैपिलरीज से टिश्यू में, मतलब जो टिश्यू होता है हमारा, ये हमारा टिश्यू है एंड यहाँ से देखो एक कैपिलरी जा रही है। तो जब टिश्यू से कैपिलरी में ऑक्सीजन जा रहा होता है एंड टिश्यू से हमारे ब्लड में वेस्ट वगैरह आ रहा होता है, तो उस सब में ये जो जब इधर उधर जा रहा होता है तो बीच में इंटरस्टिशियम में जो जगह होती है वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं। क्या रह जाता है? लीविंग द लार्ज प्रोटीन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड दिस फ्लूइड इज रिलीज्ड आउट एंड कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियम या फिर टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड आता है इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। मतलब इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, थोड़े बहुत प्रोटीन्स होते हैं। सो इट हैज़ सेम मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन प्लाज्मा एंड मटेरियल नहीं, मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन तो लगभग सेम ही रहता है जो हमारा ब्लड में रहता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू फ्लूइड। तो मतलब इसी फ्लूइड के थ्रू हमारा एक्सचेंज होता है, क्योंकि यार वो बीच में है ना। अब इसी के थ्रू नहीं करोगे तो क्या उड़ के करोगे, मतलब वो जब बीच में है टिश्यू और ब्लड के, तो उसके थ्रू ही तो तुम्हें भेजना पड़ेगा। तो वही चीज़ लिखिए। सो एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब ये क्या होता है ना, ये सारा जो टिश्यू फ्लूइड है इसको हम कलेक्ट करते हैं एक पूरी इसके अलग ही हमने एक बना रखा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ एंड लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। लिम्फ क्या होता है? एक कलरलेस फ्लूइड होता है एंड इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होते हैं इसके अंदर? कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवन कुछ जगह पर एक समझो एक सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि इस लिम्फ में कहीं कुछ दिक्कत विक्कत तो नहीं है, मतलब कोई गंदी चीज़ तो नहीं है, जैसे कोई फॉरेन मटेरियल, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, तो उसका वो खात्मा वात्मा करके उसे वापस से ब्लड में भेज दिया जाता है। कहाँ पर गिराया जाता है इसे? इसे वापस भेजा जाता है lymph veins में, I guess. So lymph is also important as for the carrier of nutrient hormone. Fats are absorbed through lymph in lacteals and present in villi, ठीक है। So ये मेजर वेन में ड्रेन्स होता है, देखो ड्रेन्स बैक टू द मेजर वेन्स। तो ये मेजर वेन्स में हमारे ड्रेन बैक हो जाता है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ, फैट्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन लिम्फ के थ्रू होता है लैक्टियल्स में जब जाता है। डाइजेशन में लैक्टियल्स क्या होता है वो चीज़ है। तो देखो होता क्या है कि लिम्फ मान लो तुम्हारी बॉडी पे नहीं है। कई लोगों को लगता है क्या यूज़ है यार इसका? इसका यूज़ ये है कि मान लो तुम्हारी बॉडी पे लिम्फ नहीं है एंड तुम्हारे टिश्यू और ब्लड के बीच में तो जगह होगी ही। तुम्हारे टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में जो जगह है इंटरस्टिशियम, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होगा। वो फ्लूइड धीरे धीरे ग्रेविटी के हिसाब से जहाँ पर ज़्यादा कहीं 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 ज़्यादा कलेक्ट होने कहीं कहीं कम, तो तुम्हारे हाथ पैर ऐसे फूलने लगेंगे उस फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से, क्योंकि कोई है नहीं जो उनको वापस से हमारे ब्लड वेसल हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस फेंक रहा है, ऐसा तो कोई है नहीं। तो इस वजह से यार लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिम्फ हमारी गलती को सुधारता है। कौन सी गलती? जो एक्सचेंज करते समय जो हम थोड़े बहुत इधर रास्ते में छोड़ देते हैं आयंस वगैरह, उनको ये उठा के वापस से हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे तक पहुंचाता है। तो लिम्फ का अपना प्यारा सा फंक्शन है। और एक और काम दे दिया भगवान ने इसको, एंड वो काम है वो है कि तुम सिक्योरिटी चेक हो, तुम चेक करो लिम्फ को वेसल्स वेन्स में ड्रेन बैक करने से पहले एक बार चेक कर लो कि उसमें कुछ गंदी गंदी चीज़ें तो नहीं है, ठीक है। तो अब बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे का। सर्कुलेटरी पाथवे, तुमने सुना होगा कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्योरिटी चेक्स जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स करते हैं, ठीक है। उनमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, तो वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। इस एनसीईआरटी में नहीं दिया तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है, मोलस्क में प्रेजेंट होता है, और इसमें ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेसेस ऑफ द बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस। तो मतलब क्या होता है ना, इनका अपना ब्लड वेसल से ब्लड जाता है, बट फिर एंड में ये जाकर खुल जाता है, एंड में जाकर ये खुल जाता है ब्लड वेसल। तो ये कुछ साइनसेस में खुलता है ब्लड, जैसे बॉडी कैविटी, साइनसेस मतलब कोई भी कैविटी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी में खुलता है। तो देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जब हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं आगे जाकर, एंड वो ओपन हो जाती हैं कुछ कैविटीज़ में, वो हमारी बॉडी कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह सब नहा रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, स्विमिंग पूल में एकदम मजे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन होता है आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में। तो एनालिड्स एंड क्वाड्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड पंप करता है हार्ट, मतलब देखो ब्लड जो है ना वो बॉडी कैविटीज़ में नहीं जाता है, ब्लड से न्यूट्रिशन जाता है टिश्यू वगैरह में, लेकिन ब्लड नहीं चला जाता है बॉडी कैविटीज़ में, ठीक है। सो ब्लड इज पम्प टू द हार्ट ऑलवेज सर्कुलेटेड नेटवर्क, मतलब हमेशा ब्लड वेसल्स या हार्ट में ही गोल 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 घूमता रहता है। तो इसको ये पैटर्न ना ज़्यादा एडवांटेजियस होता है एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। इसमें फ्लो ऑफ फ्लूइड को तुम रेगुलेट कर सकते हो, तेज फ्लो, ये सारी चीज़ें।
हार्ट रेट वगैरह। सो ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेस मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, सबके पास मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट, फिशेस के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। उनके पास सिर्फ एक ऊपर एक एट्रिया होता है, नीचे एक बड़ा सा वेंट्रिकल होता है, एंड ये पूरा उनका हार्ट होता है, एंड एक ही साइड से उनका ब्लड जाता रहता है। मैं इसको ड्रॉ मिटा देता हूँ, कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हो क्या रहा है, इसमें एक एट्रियम होता है, एक ही वेंट्रिकल होता है। एंड एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उनमें होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। यहाँ पे 2 एट्रिया होता है, सिंगल वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स में बात करें तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। मैमल्स में हम भी आते हैं। फिशेस की बात करें, देखो फिशेस की फिर से बात की गई है, तो कुछ तो खास बात की है ना। तो फिशेस द हार्ट इज पंप आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, चलो इसको ड्रॉ ही करते हैं, ठीक है। मान लो मैं फिश का हार्ट बना देता हूँ, चलो इसको कोई और कलर से बनाते हैं, थोड़ा रंगीन करते हैं। ये मैंने एट्रिया बनाया, ये मैंने वेंट्रिकल बनाया, वो वैल्व है, ठीक है। ये मैंने एट्रिया बनाया, ये मैंने वेंट्रिकल बनाया। इसको ऐसे चेम्बर में रख दो, ठीक है। यहाँ से निकाल दो ट्यूब वगैरह, है ना। चलो एग्जैक्ट, ठीक है, ये बन गया अपना फिश का अपना हार्ट। एंड और क्या बनाते हैं, और एक चीज़ बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। एक जगह लिख ही देते हैं, एक जगह हमारे बॉडी सेल्स हैं, ठीक है। ये बॉडी सेल्स हैं या फिर टिश्यू, ये क्या है, टिश्यू है। एंड एक और चीज़ बनाने की ज़रूरत है, वो है हमारा गिल्स, आई गेस, हाँ गिल्स ही होता है उनमें, और क्या होता है। तो गिल्स बना, गिल्स गिल्स गिल्स, अब मैं क्या ही बनाऊँ गिल्स। तो गिल्स ऐसा वैसा होता है ना, उसके अंदर ऐसे कई सारी कैपिलरीज वगैरह होते हैं, गिल्स, ठीक है। बस ऐसे बन गिल। अब देखो हो क्या रहा है, होता क्या है कि देखो ब्लू डीऑक्सीनेटेड, ब्लू ज़्यादातर डीऑक्सीनेटेड शो करता है, तो मैं ब्लू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड शो कर रहा हूँ, और रेड से मैं ऑक्सीजनेटेड शो करूँगा, ठीक है। अब देखना, फिशेज हैव अ हार्ट दैट पंप आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, यानी कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड गया, तभी देखो मैंने ब्लू से शो किया, डीऑक्सीजनेटेड गया एंड गिल्स में गया। अब गिल्स में जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, एंड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो सप्लाई हो जाएगा बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो सप्लाई हो गया हमारे बॉडी टिश्यू में, एंड बॉडी टिश्यू उसे फिर से गंदा कर देंगे और वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एंड डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये हमारे वापस से हार्ट में जाएगा, हार्ट में। तो तुम एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे डी हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही दिख रहा है अपने को, है ना। तो यहाँ पर एक से कोई एक साइकिल बन रही है और एक सिंगल साइकिल बन रही है, तो इस वजह से ये एक सिंगल सर्कुलेशन है ना। तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, देखो डीऑक्सीनेटेड गया, डीऑक्सीनेटेड आ गया, एक पूरी साइकिल में काम यहाँ पर चल रहा होता है। तो यहाँ पे सिंगल साइकिल होती है। एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो लेफ्ट एट्रियम डिसीज ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाला पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का साइकिल चलाता रहता है, एंड राइट वाला फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, यहाँ से आता रहता है अपना ऑक्सीजनेटेड होकर, लंग से आ सकता है, गिल से आ सकता है, एंड स्किन से भी आता है, फ्रॉग वगैरह में। सो द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, जो राइट वाला पूरा पोर्शन होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कार्रवाई करता है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे सॉरी सॉरी, एम्फीबियंस की बात हो रही है ना, एम्फीबियंस, हाँ 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 हाँ, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात हो रही है ना। इनके पास लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम तो होते हैं, जिसमें एकदम सही सही ब्लड भी आता है। मतलब अपना जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें क्या होता है, अच्छा ब्लड आता है, गंदा, अच्छा यानी कि ऑक्सीजनेटेड आता है। अपने राइट एट्रियम में गंदा गंदा ब्लड आता है, तो इनके भी राइट एट्रियम में गंदा गंदा आता है, इनके भी लेफ्ट एट्रियम में गंदा गंदा आता है। बट वो वाला बट नहीं, बट वाला बट है। तो इनका जो ब्लड है वो जो आ रहा है, वो आ तो सही रहा है, बट वो घुस जाता है एक ही वेंट्रिकल में। दे आर मिक्सड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल, एक ही वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है, एंड इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल तो है बट इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक ही जगह आकर ब्लड फिर मिक्स हो गया, तो इनकम्प्लीट है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पास ऑन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में इसमें हम आते हैं, तो हमारा जो होता है, हमारा डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड का हमने लेफ्ट एंड राइट पोर्शन बना रखा है, वहाँ पर अपना काम होते रहता है। एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया में हमारा अच्छा ब्लड का काम हो रहा होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में हमारा गंदा गंदा ब्लड का काम हो रहा होता है। सो द वेंट्रिकल पम्प्स आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, एंड वेंट्रिकल्स भी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइडेड रहते हैं, कोई भी वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है, एंड सेपरेट सर्कुलेटरी पाथ होता है दोनों के दोनों, अच्छे ब्लड और गंदे ब्लड का, ठीक है। एंड इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। अब असली कहानी शुरू और मज़ेदार कहानी शुरू। एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वस देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्लड वस्कुलर सिस्टम। इसमें एक हार्ट होता है, एक अपना प्यारा सा दिल, ठीक है, हार्ट। एक होता है हमारा नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग अपना ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड जो फ्लूइड जो होता है जो इसमें सर्कुलेट होता है, तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। हार्ट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मीजोडर्म से डिराइव्ड रहता है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। तो मीसोडर्म जो बीच वाली जो जर्म लेयर होती है हमारे, जब हम ग्रोइंग मतलब जब हम एक सेल वाले होते हैं, एक जर्म स्टेज पे होते हैं, वहाँ से जो बीच वाली लेयर है वो उससे डिराइव रहता है हार्ट। एंड इट इज सिचुएटेड इन थोरेकिक कैविटी में सिचुएटेड रहता है, दो लंग्स के बीच में, एंड थोड़ा सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट साइड को। एंड इट हैज़ अ साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। एक अपनी मुट्ठी बंद करो और फालतू के थॉट्स हटाओ तो वो बंद मुट्ठी है उसकी जो साइज है उतना बड़ा हमारा हार्ट होता है। सो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। तो एक देखो अपना जो हार्ट है, मान लो ये अपना हार्ट है, ये दो एट्रियम बना दिया, ठीक है, ये अपने दो वेंट्रिकल होते हैं, तो दो वेंट्रिकल बना दिया, ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इधर से निकाल दिया, ट्यूब व्यूब निकाल दो। अब देखो होता क्या है, मैं सिंपली समझाऊँ, एक यहाँ पर दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक ही साइड बना देते हैं, एक लेयर ऐसे बना देता हूँ, एक लेयर ऐसे बना देता हूँ, तो दो लेयर्स होती हैं। एंड इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है, इनके बीच में एक येलो कलर का बना देते हैं, येलो कलर का नहीं, मतलब एक कोई फ्लूइड होता है, मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसपेरेंट होता होगा। सो ये जो फ्लूइड है, अब देखो क्या रहा है, कह रही है एनसीईआरटी कि ये एक मेम्ब्रेनस बैग है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, यानी दो वॉल है, यानी कि एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड है। एंड अपना हार्ट जो है इसके चार चेम्बर होते हैं, बस इतनी बात की। अच्छा, पर क्यों होता है ये एक्चुअली? जब हार्ट पंप करता है तो इतना मोशन करता है यार, तो कोई तो हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा ना, मतलब ये फ्लूइड ऐसा लंग्स में भी होता है, हार्ट में भी है, ताकि ये फ्लूइड ना फ्रिक्शन को कम कर सके, ठीक है। हार्ट जब मूव करे तो फ्रिक्शन ना हो, हीट वगैरह ना जनरेट हो जाएगी, टिश्यू ही मरने लगे। सो चार चेंबर होते हैं हमारे हार्ट में, दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, एक रेखा, एक पुष्पा, एक जय ठीक है, तो वो चार चेंबर होते हैं। तो दो रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं जिनको एट्रियाज कहते हैं, और दो बड़े बड़े हमारे जो होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। सो थिन मस्कुलर वॉल, ठीक है, एक थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द लाइट एंड रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर एक वॉल होती है, यहाँ पर, जो कि थोड़ी सी थिनर होती है। तो थिन एट्रियल वॉल थिन मस्कुलर होती है, हाँ मस्कुलर भी होती है, मस्कुलर ऑब्वियसली, अपना पूरा हार्ट एक मसल ही तो है, मसल ही तो है एक तरीके से, आपने एक अलग टाइप की मसल है, कार्डियक मसल, पर है तो मसल ही। तो एक मस्कुलर वॉल है, थिन है, एंड इसे कहते हैं, ये जो दो एट्रियाज को जो वॉल डिवाइड करते हैं हम उसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। ये सेपरेट करते हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को। और वेयर इज द थिक वॉल, एक थिक वॉल होती है यहाँ पे, थोड़ी सी उससे बेटर थिक होती है थोड़ी सी, ये होती है हमारी इंटर वेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करती है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इट सेपरेट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। एंड द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय द थिक फिब्रस टिश्यू कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर भी ये जो डिवीजन है इसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर, नाम में सब कुछ रखा है, एंट्रियो एट्रियो 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 यानी एट्रियम, वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेपरेशन है, जो सेप्टम है, उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सर पर ये जो सेप्टम होता है इसमें वाल्व लगे होते हैं, यानी कि जैसे ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसे वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करते हैं, ठीक है। सो ईच ऑफ द सेप्टम इज प्रोवाइडेड इज द ओपनिंग थ्रू विच द टू चेंबर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, ठीक है। इसमें दो ओपनिंग रहती है जहाँ से सब रहता है, अभी बताएंगे। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वाल्व फॉर्म्ड बाय द मस्कुलर फ्लैप्स कप्स, एंड इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, वेयर द बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व गार्ड द ओपनिंग ऑफ बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, and the opening of the right atrium and the left ventricle into pulmonary artery and aorta is respectively provided by the semilunar valve। तो अब देखो मैं तुम्हें ये डायग्राम से समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें। सेमिलुनर वाल्व एक बात करनी है, और हमें बात करनी है एक मिट्रल वाल्व, ठीक है। देखो दिस इज अपना हार्ट का प्यारा सा डायग्राम, एंड इसका बाद में भी यूज़ करेंगे हम लोग। होता क्या है कि तुमको बेसिक तो पता ही होगा, एट्रिया वेंट्रिकल वगैरह। देखो ये हमारा एट्रिया है, हमारा राइट एट्रियम, एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल उसी के नीचे, एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। तो इसके बीच में जो डिवीजन है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम,
एंड इस पे एक वाल्व लगा हुआ है, तुमको दिख ही रहा है, ये वाल्व है एंड ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में। एंड इससे ये कॉर्डिया टेंडिनी से ये कनेक्टेड रहता है कुछ कस्प से, कुछ कस्प होते हैं जिनको पैपिलरी मसल्स कहते हैं, मस्कुलर फ्लैप्स कहते हैं, जिनसे कनेक्टेड रहता है। एंड ये इसको जब इन पे ना काफ़ी कस के प्रेशर पड़ता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, देख रहे हो इतनी मोटी मसल है, तो इतनी मोटी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना ज़ोर से, तो काफ़ी प्रेशर बनता है यार। तो उस प्रेशर से ये वाली सेमिलुनर, ये देखो वैसे ये सेमिलुनर वाल्व है, बता देता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी की ये सेमिलुनर वाल्व है, ये वाली दिख रही है, पूरी तो छुपाई थी मैंने, तो ये वाली क्या है अपनी सेमिलुनर वाल्व है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ओपन हो रही है। एंड दिस यहाँ पर एक तुमको थोड़ा सा ऐसे बना दिया है, दिस ये वाला जगह, यहाँ पर हमारी जो छोटी एक दूसरी वाल्व है सेम ऐसी होती है, एंड ये हमारी ओपन होती है एओर्टा में, जो कि पीछे से ओपन हो रही है कहीं से, तो हमारी एओर्टा में ओपन हो रही है। सो ये हमारी सेमिलुनर वाल्व समझ आ गई होगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स एओर्टा में ओपन होता है थ्रू सेमिलुनर वाल्व, एंड राइट वेंट्रिकल थ्रू सेमिलुनर वाल्व ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। सो ये जो मैं बता रहा था, ये कस्प जो होते हैं ये उसको पकड़ के रखते हैं, जब वो प्रेशर लगाता है तो एक इसी से ना, इतना सोचो, इतना तेज़ का प्रेशर होता है, इतनी तेज़ी से वाल्व्स क्लोज होती हैं कि हमें जो साउंड आती है लब डब, ये वाल्व के क्लोजिंग से आती है। तो ये वाल्व इतनी तेज़ी से क्लोज होती है, तो इसलिए कॉर्डिया टेंडिनी से और इसे कस्प से कनेक्ट कर दिया है, ताकि वो उसको पकड़ लें जब ज़्यादा ही एकदम पीछे धक्का ना पड़ जाए कि वो पीछे ही खुल जाए, है ना। तो ये एक सही से सपोर्टिव स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें तुम देख रहे हो 3 है, इसमें तुम देख रहे हो 2 ही हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं बाई कस्पिड, बाई मतलब 2, एंड इसने कहते हैं ट्राई कस्पिड, ठीक है। ट्राई मतलब 3, बाई कस्पिड, कस्पिड मतलब कस्प, ठीक है। तो जिसमें 2 कस्प है वो बाई कस्पिड वाल्व है, जिसमें 3 कस्प है वो ट्राई कस्पिड है। तो ट्राई कस्पिड किन के बीच में है? ट्राइकस्पिड राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में है, बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो समझ आ गया होगा, कंटिन्यू करते हैं। सो सेमिलुनर भी आ गया। द वाल्व ऑफ द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड द पल्मोनरी आर्टरी। पता है तुमको कहाँ का डायरेक्शन, तो पता ही है ना, तो बता ही दिया मतलब मैंने। देखो ये जो आर्टरी होती है, इसमें वाल्व, देखो वाल्व का थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो ये 2D डायग्राम देखते हो तुम लोग, 3D में तुम इसको इमेजिन कर सकते हो, गोला सा होगा यही चीज़, गोले होगी, और जब गोल गोल एकदम लगी होगी। चलो मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का। ऐसा होता है वाल्व 3D में। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ पे पहले तो एक सर्कल दिखाऊंगा, ठीक है, फिर इसको ऐसा दिखाऊंगा और यहाँ पर भी एक सर्कल दिखा दूंगा ऐसे तरीके से। ये इसके भी, ये भी थोड़े से ऐसे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड, ऐसा कुछ होता है, समझ रहे हो? यू कैन इमेजिन दिस नाउ। एंड तुम देखो, ध्यान से देखो, अगर यहाँ से आरबीसीज आ रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं, आरबीसीज आएंगे तो इस तरफ आएंगे तो वो फैल जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, वो जो मैंने लाइंस खींची है वहाँ से वो कट रहता है, तो वो ओपन हो जाएगा, इस तरफ तो आ जाएगा, इधर होल से अपना निकल आएगा, नहीं होल भी बड़ा हो जाएगा, जब वो आ रहा होगा तो प्रेशर लगेगा ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। बट अब तुम इमेजिन करो कि पीछे से आ रहा है ना, इमेजिन करो उल्टे साइड से आ रहा है ना। रुको यहाँ पे ड्रॉ करें एक फिर से, ये हमारी ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन है जिसमें वाल्व लगा हुआ है, समझ रहे हो? गंदा सा बना दिया मैंने, एक सेकंड, ये ऐसा, तो 3D में मैंने इसको बनाया, ये 3D में ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा करके अपना यहाँ पर छोटा सा ओरिफिस यानी कि होल। देखो यहाँ से मान लो ब्लड सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं, तो अब ये क्या होगा, इधर इधर कलेक्ट होंगे, इधर इधर जाके लड़ेंगे। ये जो होता है ना काफ़ी माइन्यूट सा होल होता है, इसी पे इसी को धक्का देंगे एक तरीके से, तो ये और टाइटली पैकअप हो जाएगा, ये कुछ और टाइटली पैकअप हो जाएगा। कुछ अगर 3D में बना दूँ तो कुछ ऐसे, यू कैन इमेजिन दिस यार, इस साइड से आ रहा है तो ऐसा हो जाएगा एकदम, ये ऐसा, समझ रहे हो? ऐसा हो जाएगा, पीछे साइड नहीं बेंड हो जाता है, वो एकदम एक दूसरे को ही धक्का देकर वहाँ पे पैकअप हो जाता है, ब्लड सेल्स यहाँ पर इस तरफ नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में इस तरफ फ्लो अलाउ करता है, इस तरफ फ्लो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इस तरफ से वो आएंगे तो वो वाल्व जो होती है ना, कई कई ऐसे छोटे छोटे फ्लैप्स में होते हैं, तो वो एक दूसरे पे प्रेशर लगाकर इंटरलॉक हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। सो एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ अ कार्डियक मसल। अब हमारा जो पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना है। एंड वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द एट्रिया, और हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल ज़्यादा थिक होती हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है जिसे कहते हैं नोडल टिश्यू। क्या होता है ये? एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। तो मस्कुलेचर क्या होता है? इस मस्कुलेचर मतलब LATURE, तो मस्कुलेचर मतलब क्या होता है? मसल्स का अरेंजमेंट को मस्कुलेचर कहते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड है ये थोड़ा, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो जिनको हम कहते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू होते क्या हैं? दे आर डिस्टिंग्विश्ड in heart, distributed in heart, and a patch of this tissue is present in the right upper corner of right atrium and it's called sinoatrial node, ठीक है, SAN. And the mass of the tissue which seen in the lower left corner of the right atrium is called AVN, यानी कि atrioventricular node,
देखो इसका नाम भी इसकी पोजीशंस पे पड़ा है। साइनो एट्रियल, एट्रियल में एट्रिया में अपर साइड में रहता है थोड़ा सा, राइट एट्रियम में, एंड ये भी राइट एट्रियम में ही रहता है एवीएन, एंड ये वेंट्रिकल के थोड़ा तरफ रहता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जहाँ, उसके जस्ट ऊपर रहता है हमारा एवीएन। सो जो ये दोनों है ना, ये क्या है, ये पैच ऑफ टिश्यू है, ठीक है, एक टिश्यू का गुच्छा है, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जिनके पास एक खतरनाक सी एबिलिटी है, और वो एबिलिटी को हम कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ये इम्पल्स जनरेट करते हैं। कौन सा? साइनो एट्रियल नोड वैसे तो करता है, वैसे तो पूरे ही कर सकते हैं, सारे के सारे नोडल टिश्यू कर सकते हैं, पूरा का पूरा ये जो येलो येलो देख रहे हो पूरे नोडल टिश्यू हैं, सबके सब जनरेट कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज जो जनरेट करता है वो है हमारा साइनो एट्रियल नोड। तो उसी की सब बात मानते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। बट अगर ये नहीं काम करता तो थोड़ा सा एट्रोवेंट्रिकुलर भी कोशिश करेगा इम्पल्स जनरेट करने की। तो होता क्या है, ये इम्पल्स जनरेट करता है, एंड वो इम्पल्स पूरे यहाँ पर ट्रैवल होती है, एवीएन तक ट्रैवल होती है। एंड हमारे जितने जो हार्ट सेल्स होते हैं ना, तुमने हार्ट सेल अगर देखा होगा तो कुछ उसमें ऐसे डिस्क होते हैं, जैसे अपना ये हार्ट सेल ऐसे सिलेंडर टाइप का होता है, तो उसमें कुछ इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं। तो वो जो इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं वो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं, एंड वो एक तरीके का गैप जंक्शन है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, मतलब उस इम्पल्स को बहुत तेज़ी से ट्रैवल कराने में हेल्प करता है, पूरा हार्ट एक साथ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। सो तो ये जो हमने यहाँ पर, अच्छा ठीक है, तो माना तो एवियन का पर्पस क्या है, साइनो एट्रियल नोड का तो समझ आ गया। ये इसको पेस मेकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेस मेकर। पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेस को बनाता है, ये हार्ट का जो ये यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा लिखा होगा। Yes, see, sinoatrial node can generate the maximum number of action potential, 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट बनाता है, एंड यही एक्शन पोटेंशियल, यही हमारा हार्ट बीट भी है। यानी कि साइनोएट्रियल नोड की ही इम्पल्स को हमारा हार्ट फॉलो कर रहा है, और उतना ही बीटिंग दे रहा है जितना यहाँ से इम्पल्स जनरेशन हो रहा है। पहले वहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है, फिर वो ट्रैवल करता है हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से होते हुए वो हमारे पूरे वेंट्रिकल्स में फैलता है। तो यार एक बात बताओ, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड का क्या फंक्शन हुआ? एट्रोवेंट्रिकुलर को कहते हैं पेस सेटर। क्या कहते हैं? तो कहते हैं पेस सेटर। ये एनसीईआरटी में वर्ड नहीं दिया हुआ है, अपनी तरफ से बता रहा हूँ मैं। तो पेस सेटर होता है, ये करता क्या है कि वहाँ से जब इम्पल्स आ रही होती है, अच्छा मैं तुमको जब कार्डियक साइकिल समझाऊंगा ना, तब मैं ये चीज़ तुम्हें समझा दूंगा कि पेस सेटर, ये एवीएन का क्या पर्पज़ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए बस ऐसा समझो कि इसे कहते हैं पेस सेटर। फिर एवीएन तक सिग्नल आता है, फिर सिग्नल चला जाता है यहाँ पर, सिग्नल चला जाता है यहाँ पर, इसको यहाँ से बंडल ऑफ हिस का शुरू हो जाता है, एंड फिर ये आगे जाके कुछ फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, जो पूरे हमारे वेंट्रिकल में फैले रहते हैं। एंड यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसे हम एवी बंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवी बंडल। ये एनसीईआरटी में नहीं मतलब टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बट मार्क नहीं है, तो तुम लोग मार्क कर लेना अपनी बुक में। तो क्या होता है, द बंडल ऑफ द नोडल फाइबर्स एट्रोवेंट्रिकुलर एवी बंडल कंटिन्यूज द एवीएन विच पासेस थ्रू द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टा एंड इमर्ज एट द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। वही चीज़ बताई जो मैंने बताया कि यहाँ से एवीएन आया, पूरा काला कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ से अपना एवी नोड से यहाँ से इम्पल्स आया, एंड इम्पल्स फिर यहाँ से आया, एंड ये एरिया को हम क्या कहते हैं? एवी बंडल। एंड एवी बंडल फर्दर डिवाइड हो गया दो लेफ्ट एंड राइट बंडल्स में, एंड द ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर सेप्टा, एंड फिर उनकी भी ब्रांचिंग हो जाती है। तो ये लेफ्ट एंड राइट बंडल में डिवाइड हो गया एवी बंडल, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सिग्नल कहाँ जनरेट हुआ? एसए नोड में, फिर वो एवी नोड में आया जिसने कुछ तो किया, फिर वो लेफ्ट एंड राइट बंडल, फिर एवी नोड के बाद वो फर्दर जिस बंडल में गया उसको हम कहते हैं एवी बंडल, फिर एवी बंडल डिवाइड हो गया लेफ्ट एंड राइट बंडल में, फिर लेफ्ट एंड राइट बंडल भी कई सारे छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो गया, पूरे वेंट्रिकल्स में फैल गया, एंड हम इसे कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। एंड दीज फाइबर्स along with the right and left bundle are known as bundle of His। लेफ्ट एंड राइट बंडल जहाँ पे डिवीजन हुआ था, देखो बंडल ऑफ हिस जहाँ से मार्क किया है वहाँ से चालू हो जाता है बंडल ऑफ, पूरा बंडल ऑफ हिस है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा ये जो है ना, यहाँ तक जो फैला है, यहाँ तक जो फैला है, ये अपना पूरा कंस्टिट्यूट करता है बंडल ऑफ हिस को, ठीक है, अलॉन्ग विथ, है ना। सो द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यानी कि नोडल हमारा जो मस्कुलेचर होता है इसके पास हम एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की। यहाँ पे नोडल मस्कुलेचर लिखा है, ठीक है। तो यानी कि यही जो स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर है हमारा जिसकी बात कर रहे हैं हम, ऐसे नोड, एवी नोड, एंड ये पूरा। सो 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 विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हाँ यहाँ पर एक चीज़ बहुत खास है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है, हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है। ये जो हमारे स्पेशलाइज मस्कुलेचर हैं ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ये जो हमारा नोडल टिश्यू है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी कि खुद से ही इम्पल्स जनरेट करता रहता है 70 to 75 पर मिनट विदाउट एनी सिग्नलिंग। तुम चाहो तो अपनी हार्ट बीट रोक सकते हो, जी नहीं, तुम चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, जी नहीं, तो वो ऑटो एक्साइटेबल है, जब से बना है तब से काम कर रहा है।
However, the number of action potential that could be generated are in a minute vary at different parts of the nodal system. पर देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो अपना पूरा नोडल सिस्टम है वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन है वो वेरी करता है, कहीं पे जल्दी जल्दी बनता है तो कम कम, पर ऐसे नोड जो होता है ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल बनाता है। तो देखो एक्शन पोटेंशियल बनाया तो ऐसे नोड ने, तो अब वो ट्रैवल तो हो ही जाएगा बहुत आराम से। सो ट्रैवल हो जाता है जल्दी से, तो इसलिए सब ऐसे नोड को फॉलो करते हैं क्योंकि सबसे आगे है। तो 70 to 75 पर मिनट ये अपना इम्पल्स जनरेट करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। एंड यही हमारा शुरू करता है और मेंटेन करता है रिदमिक एक्टिविटी को हमारे हार्ट की, यानी कि धड़कना, दिल की धड़कन कौन संभाल रहा है, ऐसे नोट, ठीक है। तो ये दिल की धड़कन में रहता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। इसे क्या कहते हैं? पेस मेकर। यही हमारी दिल की धड़कन की वजह है। सो और हार्ट नॉर्मली बीट फॉर 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एंड 72 बीट्स पर मिनट हमारा एवरेज है। सो गिन के देखो 1 मिनट तक कितना है तुम्हारा है ना। तो ये वेरी करता है, अगर तुम भाग रहे हो तो बढ़ जाता है, डिपेंड करता है तुम्हारे तुम्हारी बॉडी में ब्लड रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। तुम्हारे टिश्यू में ब्लड रिक्वायरमेंट कितनी है, एंड ब्लड नहीं चाहिए होता टिश्यू को, उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमें बढ़ाना पड़ता है, हार्ट बीट बढ़ाकर, समझे। तो कुछ बताना रह गया ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। हाँ, एवी नोड कार्डियक साइकिल के बाद मैं बताता हूँ, मतलब इसी के बीच में बता दूंगा। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो सब कवर हो गया। चलो अब देखो कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल बहुत ही प्यारी चीज़ है, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, यू कैन गो एंड वॉच दैट इफ़ यू वांट, कि अगर तुम इसे ढंग से समझना चाहते हो, पर यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत समझा ही दूंगा। तो 4 चेंबर होते हैं हमारे हार्ट के, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। पहले तो सबसे पहला प्रोसीजर यही होता है कि हमारा जॉइंट डायस्टोल होता है, तो नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में रहता है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल आर ओपन, एंड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल जो होती है खुली रहती है, and the blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right atrium and the ventricular respectively through the left and right atria। तो होता क्या है जॉइंट डायस्टोल में? अब मैं तुमको ऊपर बना के बता देता हूँ, एक सेकंड, नहीं छोड़ो, ऊपर नहीं, यहीं पे बना के देख लो, बार बार मिटाना पड़ेगा। ये जो अपना हार्ट है, अपना हार्ट है, यहाँ पे एट्रियम्स है, यहाँ पे हमारे वेंट्रिकल्स है, तो यहाँ पे हमारे वेन्स आर्टरीज जो भी वेना कावा है ना, वो सारी चीज़ें हैं। सो होता क्या है कि इस प्रोसीजर में, जिसको कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल, वैसे डायस्टॉल मतलब क्या होता है? रिलैक्स होना। जब हमारी जो मस्कुलेचर है वो रिलैक्स रहता है हार्ट का, उसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। एंड सिस्टॉल होता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट डायस्टॉल हो रहा है, सबके सब रिलैक्स कर रहे हैं, जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी वेन्स वगैरह से ब्लड आ रहा होता है, हमारे एट्रिया के थ्रू वेंट्रिकल्स में फिल होता रहता है, ठीक है। एंड ये 70% फिल होता है, 30% एट्रिया में ही रह जाता है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्शन से नहीं हो रहा है, वो फ्रीली फिल हो रहा है, ठीक है, थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। एंड सेमिलुनर वैल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज, ठीक है। सेमिलुनर वैल्व हमारी क्लोज रहती हैं। क्यों क्लोज रहती हैं? ये चीज़ तुम्हें फोर्थ स्टेप जब मैं बताऊंगा तब समझ आएगी। तो जो ऐसे नोड होता है, अब ऐसे नोड काम चालू करता है, ये सिग्नल जनरेट करता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एंड सबको बोलता है चलो 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 काम चालू करो, ठीक है। तो काम चालू हो जाता है, एंड बोथ द एट्रिया अंडरगो साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन, दोनों के दोनों एट्रिया, ये जो अपने एट्रियाज हैं, ये कंट्रैक्ट कर जाती हैं। एंड बचा हुआ 30%, मैंने बोला था 70% आता है, तो बचा हुआ 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में एट्रिया के थ्रू भेज दिया जाता है। तो दिस वाज द सेकंड स्टेप मेरे हिसाब से, मतलब मैंने इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया। आई थिंक यही फेजेस में भी डिवाइड भी करते हैं एक्चुअल में, जब इसको बढ़ाया जाता है तो, ठीक है। अरे यार तुम 4 फेज में करो, 10 फेज में करो, 16 फेज में करो, तुम्हें मतलब है समझने से, ठीक है। तो समझ जाओ, पूरे प्रोसीजर समझो, एक साइकिल है, अब तुमसे कितने फेज में तुम डिवाइड करो। So this increase the flow of the blood in the ventricle 30%, and the action potential is conducted to the ventricles by the AVN and AV bundle, and the bundle of is transmitted through the entire ventricle musculature। अब देखो, अपना सिग्नल तो जनरेट हो गया था, सिग्नल तो भाई पूरे हार्ट में फैलेगा, सिग्नल हार्ट में फैलेगा तभी अपना खत्म होगा, तो उसको फैलना ज़रूरी है। बट हम क्या करते हैं, देखो हार्ट जो है अपना साइड साइड से भी, तो पीछे से कहीं से ऊपर से नीचे से सिग्नल चला जाए, और सिग्नल इतना फास्ट ट्रेवल करता है कि अगर एट्रिया और वेंट्रिकुलर लगभग सेम टाइम पर ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, अगर हमारा सिग्नल इतना फास्ट होता है कि एट्रिया वेंट्रिकुलर सेम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। बट क्या हमें ऐसा चाहिए? अगर एट्रिया वेंट्रिकुलर सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो क्या ये 30% ब्लड नीचे आएगा? जी नहीं, जो 30% आ रहा होगा 50% जा रहा होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इतना फास्ट हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। हमें पहले चाहिए कि हमें पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आए, फिर हमें वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि पूरा ब्लड चला जाए हमारा वेन्स में। अब बोलोगे यार वापस एट्रिया में क्यों नहीं चला जाता? अरे वैल्व लगे हैं ना, वैल्व को कुछ ऑर्डर नहीं देना, वो अपना काम करते रहते हैं, वो यूनिट डायरेक्शन फ्लो करते रहते हैं। एक बार वेंट्रिकल में आ गया ब्लड तो वो एट्रिया में कभी नहीं जा सकता, समझ रहे हो। फिर वो जाएगा तो अपना सेमिलुनर वैल्व के थ्रू अपने जो भी रिस्पेक्टिव वो है ना पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, उसमें जाएगा, ठीक है। सो दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल टू अब होता क्या है यहाँ पर एवी नोड का फंक्शन समझ आएगा।
मैंने ये एक चीज़ बताई ना कि हमारा अगर सिग्नल निकल गया तो पूरे हार्ट में फैलेगा, पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो एवी नोड प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो सिग्नल को डिले करता है। वो कहता है सिग्नल रुको, पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने दो। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ भैया हो गया, ओके बोल दिया एट्रिया ने, हाँ मेरा काम हो गया। फिर अब बोलेगा एवी नोड कि चलो चलो सिग्नल जाके जाने दो, आगे हो गया काम यहाँ पर। तो सिग्नल फिर धीरे धीरे आएगा हमारे वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिग्नल को थोड़ी देर रोक के रहता है एक तरीके से, या फिर डिले करता है कह सकते हो। एक्चुअली ये थोड़ा सा कम कंडक्टिंग होता है, इस वजह से वो सिग्नल को डिले कर पाता है। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ AVN इज. So it delays and transmit further this signal to ventricles, ठीक है, at the fixed time, जब थोड़ी देर बाद है। दिस थोड़ी देर मतलब 0.12 सेकंड होगा, ज़्यादा भी नहीं, आई थिंक इससे भी कम। तो दिस कॉज द वेंट्रिकल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल सिस्टॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूरी साइकिल वैसे 0.8 सेकंड की होती है, अभी लास्ट में करेंगे कैलकुलेशन वगैरह। तो ये अपना क्या करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल कर देगा। इसके बाद जब मतलब सिग्नल नीचे आ जाएगा AV नोड से होते हुए, हिस ऑफ बंडल से होते हुए, हिस बंडल से होते हुए, इस बंडल नहीं, बंडल ऑफ इससे होते हुए जब नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल का सिस्टॉल कर देगा, यानी कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। एंड तो एट्रिया रिलैक्सेशन में चला जाएगा। एट्रिया फिर अपना, एट्रिया का काम हो गया, जिसका काम हो गया वो रिलैक्स हो जाता है ना, तो वो एट्रिया अपना रिलैक्स हो जाएगा एंड कॉन्साइटिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। एंड मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तब एट्रिया अपना रिलैक्स हो रहा होगा, ठीक है। एंड वेंट्रिकल सिस्टॉल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब देखो सिस्टॉल होता है, सिस्टॉल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यार अंदर ब्लड है जो प्रेशर लगाएगा ना, तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगी। क्लोज कैसे हो जाएंगी? देखो यहाँ पर एक वाल्व है, यहाँ पर एक वाल्व है, ठीक है, ऐसे रहा है वाल्व। मैं तुमको क्या बताया था कि अगर रिवर्स फ्लो होता है तो वाल्व पर एक प्रेशर पड़ता है और वो एक दूसरे को दबाकर चिपक जाती हैं। वही चीज़ लिखी हुई है, समझ रहे हो? जब मतलब यहाँ पर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इन पे प्रेशर लगेगा, है ना, तो इन पे प्रेशर लगेगा तो एक दूसरे को ऐसे धक्का देंगे और ऐसे यहाँ पर आके चिपक जाएंगी, और चिपक जाएंगी तो और धक्का लगेगा, मतलब धक्का तो लग ही रहा है, तो वो एकदम से दबा देंगे एक दूसरे को एंड रुक जाएंगे उसी पोजीशन पे, एक वॉल बना लेंगे जो कि काफ़ी टफ होती है। तो ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो करता है हमारा ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड एट्रिया में जाने की कोशिश करेगा, जहाँ भी जगह में लेके जाने की कोशिश करेगा, उसको ये मतलब नहीं है कि कहाँ जाएगा, तो एट्रिया में भी जाने की कोशिश करेगा। तो एट्रिया में जाने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से तुरंत वाल्व बंद हो जाएंगे एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर एंड द सेमिलुनर वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी ओपन्स फोर्स्ड ओपन। तो वेंट्रिकल्स हमारे जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो एट्रिया का जो वाल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या फिर उसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, ये क्लोज हो जाएंगे एंड हमारे सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, और वो अलाउ कर देंगे ब्लड को वेंट्रिकल्स से हमारे सर्कुलेटरी पाथवे में फ्लो होने के लिए। समझ गए? सो द वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स कर जाएंगे। नहीं समझे तो वीडियो है वेंट्रिकल जो है वो अब रिलैक्स कर जाएंगे, वेंट्रिकल्स डायस्टॉल हो जाएगा, अब उनका काम भी हो गया तो वो भी रिलैक्स कर जाएंगे और प्रेशर फॉल कर जाएगा, सेमिलुनर वाल्व हमारे जो है वो क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो जाएंगे? देखो अब यहाँ पे प्रेशर फॉल कर गया है ना, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, तो अब जो सेमिलुनर वाल्व्स के थ्रू जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड गया है मान लो, या फिर आयोटा में जो ब्लड गया है, दोनों सेम प्रोसीजर होता है, तो जो दोनों में ब्लड गया है वो वापस बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा ना वेंट्रिकल्स में, जैसे ही प्रेशर गिरेगा वेंट्रिकल्स का। तो वो क्यों नहीं करता था बैक फ्लो? क्योंकि यार वाल्व लगा है, वाल्व तो यूनि डायरेक्शन फ्लो प्रोवाइड करता है, मैंने अच्छे से समझा दिया कैसे। So as the ventricular pressure declines further, tricuspid bicuspid valve pushed open and the pressure in the atria is exerted by the blood which is being emptied by the veins, ठीक है। तो हमारा जो है प्रेशर डिक्रीज हो गया एंड द प्रेशर इन द एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज एम्प्टीड बाय द वेन। एंड क्या होता है, एट्रिया में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि एट्रिया में वापस से ब्लड आने लगता है, एंड फिर क्या होता है, वेन्स के थ्रू एट्रिया में फिर से ब्लड भरने लगता है। जब वेंट्रिकल्स अपने आराम कर रहे होते हैं तब एट्रिया में ब्लड भर रहा होता है, तो ब्लड अब फिर से तैयार हो जाता है मूव करने के लिए वेंट्रिकल्स में फ्रीली। तो क्या होगा, फिर से वाल्व खुल जाएंगे, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, नीचे वेंट्रिकल्स हैं, ऊपर से प्रेशर लगा तो वाल्व खुल जाएगा, क्योंकि वो नीचे वाला फ्लो तो अलाउ कर ही रहा है ना, तो खुल जाएगा। और नीचे से भी प्रेशर हट गया है तो वेंट्रिकल्स अब डायस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि, तो उनका खुल जाएगा एंड वापस से अपना ब्लड आ जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा फिर से डायस्टॉल, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसीजर था। एंड यहाँ पर ध्यान दो तो सेमिलुनर वाल्व वापस मतलब सेमिलुनर वाल्व क्लोज रहती है, मैंने बताया था ना क्यों क्लोज रहती है, अब समझ आया? क्योंकि हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि रिलैक्स हो रहे हैं, तो वहाँ से हमारे जो ब्लड हमारा जो जा रहा है आर्टरीज में एंड एओर्टा में, वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, बैक फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है एंड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा जो वेन्स है वो क्लोज हो जा रहा है ढंग से, है ना। सो
ऐसे नोड जनरेट्स एंड न्यू एक्शन पोटेंशियल। ऐसे नोड फिर क्या करेगा, फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा एंड ये हमारा इवेंट रिपीट होगा। इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं और हम जिंदा रहते हैं। तो हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, तो इसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर। तो इसमें होता क्या है, मेनली सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स का। एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट। हमारा जो हार्ट है वो 72 बीटिंग करता है पर मिनट, यानी कि 72 साइकिल करता है। दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। एक अपने बीटिंग में एक साइकिल होता है, ठीक है। सो 72 बीट्स पर मिनट करता है हमारा हार्ट, या फिर 72 साइकिल्स पर मिनट करता है हमारा प्यारा सा छोटा सा हार्ट, ठीक है। दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। For this, it could be deduced that the duration of a cardiac cycle is 0.8 सेकेंड। 0.8 कहाँ से आया एक्चुअली, देखो एक मिनट यानी कि 60, एक मिनट में वो 72 कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो 60 सेकंड में कितना कर रहा है, वही 60 सेकंड एक मिनट एक ही बात तो है। तो 72 कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो मैं बोलूँ एक साइकिल में कितना टाइम लगा, तो मैं दोनों को 72 से डिवाइड कर दूंगा। 60 डिवाइड बाय 72 सेकंड में वो अपना एक साइकिल कर रहा होगा, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाता है 0.8 के नियर अबाउट। सो क्योंकि ये चीज़ वेरी करती है, एथलीट्स में अलग रहता है, क्योंकि उनका इतना वो लोग मेहनत करते हैं, तो उनका जो हार्ट है वो ज़्यादातर जल्दी जल्दी ब्लड पंप करता है, तो उनके ब्लड की उनके पंपिंग की आदत हो जाती है ज़्यादा ज़्यादा पंप करने की। और दूसरी चीज़, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तब भी उस समय के लिए तुम्हारा भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं हार्ट रेट है बढ़ जाता है, तुम्हारा जो ब्लड की पंपिंग है ज़्यादा ब्लड पंप होता है, ठीक है। तो तुम्हारा ओवरऑल कार्डियक साइकिल में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो तुम्हारा वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, वो तुम्हारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको तुम्हें बहुत दिमाग में रखना बहुत अच्छे से। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वेंट्रिकुलर जो तुम्हारा ब्लड पंप करते हैं एक साइकिल में, एक साइकिल यानी कि एक बीट है ना, एक बार में जितना वेंट्रिकल तुम्हारा ब्लड पंप कर रहा है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, इजी। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो एक हार्ट रेट यानी कि एक साइकिल में 70 ml ब्लड कर रहा है, तो अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूं हार्ट रेट से पर मिनट, तो एक मिनट में जितना ब्लड निकलेगा वेंट्रिकल से बारी बारी, उतना वो जो टोटल ब्लड है वो आ जाएगा हमारा आंसर। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जा एक बार में कितना निकल रहा है, हार्ट रेट यानी कि कितनी बीट्स हो रही है, यानी कि कितनी बार अपना वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सीधे शब्दों में। तो जितनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक बार जितना वॉल्यूम निकल रहा है उससे, तो मुझे मिल जाएगा कि जितना भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक मिनट में उसमें कितना वॉल्यूम निकला है, तो उसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। सीधे शब्दों में कार्डियक आउटपुट होता है एक मिनट में हमारा वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करते हैं उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, करेक्ट। सो देयरफॉर कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्स बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। देखो जो मैंने बोला उसी ने लिख दिया 5000 ml या फिर 5 लीटर किसी हेल्दी इंडिविजुअल में यही रहता है। अगर वेरी कर रहा है तो दिक्कत है भैया तुम्हारे दिल में। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, थोड़ा बहुत अल्टरेशन इसमें होता है हार्मोन्स वगैरह से, एंड डिपेंडिंग अपॉन तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम रनिंग कर रहे हो कि तुम बिस्तर पे तान के सो रहे हो, तो डिफर करता है, ठीक है। सो रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह नहीं चाहिए, इतना तुम्हारे सेल्स को काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि शांति से बैठे हैं, सब शांत है, तो शांति में तुमको इतना हार्ट रेट नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है। सो कार्डियक आउटपुट ऑफ द एथलीट इज मच हायर, बता चुका हूँ। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस, एक लब डब प्रोड्यूस होता है। लब जो होता है वो तुम्हारे क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज जब होते हैं तो लब डब लब डब लब डब, तो वो लब जो प्रोड्यूस होता है वो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व से होता है, एंड डब जो होता है वो क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व से होता है। सोचो इतनी तेजी से ये बेचारे क्यों कह रहा हूँ, हम बेचारे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी तेज़ी से ये लोग क्लोज होते हैं कि इतना साउंड प्रोड्यूस होता है कि तुम उसे सुन सकते हो स्टेथोस्कोप लगाकर। तो अगर हम बात करते हैं ईसीजी की, ठीक है, सो पी 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 ये होता है ईसीजी, ठीक है। तो ऐसा तुमने सीरियल वीरियल में देखा होगा, क्या बकवास बातें लिखी, तो ऐसा होता है तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो बंदा कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल धड़कना बंद हो जाता है, तो पी सिग्नल आता है, ठीक है, उस मशीन से। तो वो हमें जो मशीन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और उससे जो हमें ग्राफ्स मिलते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। किस पागल ने इसका नाम रखा था उसे, नहीं ऐसे बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, साइंटिस्ट होगा कोई। तो मतलब ग्राम जो होता है वो ग्राफ को कहते हैं, जो ग्राफ हमारा जाता है ऐसा 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 नहीं आता ऐसा, उस ग्राफ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन को कहते हैं, उल्टा लगता है, ठीक है। तो ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। तो देखो मैंने बोला था ना ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही तो होती है, तो उसे ये ईसीजी सेंस करता है ये मशीन, एंड हमें बताता है कि कैसा हो रहा है अंदर, ठीक है। So patient is connected to a machine with 3 electrical leads, one wrist,
2 रिस्ट, 1 टू ईच रिस्ट, यानी कि एक तुम्हारे लेफ्ट एंड एक राइट हाथ पे लगा देंगे, एक लेफ्ट एंकल पे लगा देंगे एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे तुम्हारी हार्ट की एक्टिविटी को। तो देखो एक स्टैंडर्ड ईसीजी होती है, हम यहाँ पर उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ईसीजी बहुत तरीक़ों से ली जाती है, बहुत अच्छे से तुम्हारे हार्ट को एग्जामिन करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में ये लीड लगाई जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में कुछ चिप्पी चिपकाई जाती है, उससे हम पता कर सकते हैं कि तुम्हारा कैसा है। तो अलग अलग टाइप की ईसीजी होती है, एमबीबीएस में पढ़ लेना डिटेल में। अभी से बता डालो कि फॉर डिटेल एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट द मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द हार्ट रीजन, हेंस दे वी टॉक ओनली अबाउट, हम पर यहाँ पे स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे। स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या होता है, ईच पीक ऑफ ईसीजी इज आइडेंटिफाइड बाय द लेटर पी एंड टी करस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यानी कि जब ये पीक पे पहुंचता है ना, ऐसे पीक पर पहुंचता है फिर ऐसे, तो ये जो पीक्स हैं, तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि ईच पीक of ECG is identified with the letter P and T से आइडेंटिफाई किया एंड टू स्पेसिफाई इलेक्ट्रिकल, मतलब जब पीक आ रहा है तो कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है सीधे शब्दों में, ठीक है। तो जो अपनी पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है, ये तो मैं एकदम से याद करना पड़ेगा, इसमें कोई बस याद ही करना पड़ेगा कि जो पी वेव होती है वो एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया शो करती है। अब डीपोलराइजेशन क्यों लिखा है, ये चीज़ तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़े होगे, ठीक है। तो उसको पढ़ लो तो तुम्हें ये चीज़ समझ आएगा, या फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को पढ़ लो तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब उसको पढ़ना तब समझ आ जाएगा डीपोलराइजेशन क्या होता है। तो एक्साइटेशन भी कहते हैं इसे, एक्साइटेशन हो जाता है तब, मतलब इम्पल्स जब ट्रैवल करती है तो डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। एंड दिस लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, इसकी वजह से क्या होता है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड मतलब पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है। किसको, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पी वेव शो करती है वो चीज़। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है पूरा ये शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कि एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये शो करता है विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वही जो मैंने बोला। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो क्यू जो है अपना वहीं से ये शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन एंड क्यू मार्किंग करता है हमारी बिगनिंग ऑफ सिस्टॉल की, ठीक है। तो तुम तो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग PQRS, इनमें से कौन सा लेटर है जो बिगनिंग ऑफ सिस्टॉल मार्क करता है वेंट्रिकल्स में, तो तुम्हें पता होना चाहिए दैट इज क्यू, ठीक है। तो टी की बात करें, टी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। अब नॉर्मल स्टेट को रीपोलराइजेशन क्यों कहते हैं, ये तुम्हें वही न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में समझ आ जाएगा जब तुम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ोगे। सो वहाँ पर पढ़ लोगे इसको तुम रीपोलराइजेशन क्यों कहते हैं। वैसे अभी याद कर लो सिर्फ, तो एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में जब आता है तो हम उसे कहते हैं रीपोलराइजेशन, और ये होता है द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। तो टी वेव का जो एंड होता है वो ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा है PQRST जिसमें जो मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल को, ठीक है। तो इन वेंट्रिकल्स, तो नहीं एंड ऑफ सिस्टोल को, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ वेंट्रिकल्स यार, टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स, हाँ फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। हाँ तो वेंट्रिकल्स का कौन सा वो है जो वेंट्रिकल्स का एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है, तो तुम्हें वो पता चाहिए कि वो होता है हमारा प्यारा टी वेव। तो इसको अच्छे से एक दो बार पढ़ लो ठीक है, पॉज करके इसको रीड कर लो खुद से, याद कर लो, मतलब फिर आगे बढ़ो। तो ऑब्वियसली बाय कंटिन्यूइंग द नंबर ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्सेस, मतलब अगर तुम QRS कॉम्प्लेक्स करोगे, यानी कि ये जो एक है ना, ये एक साइकिल है, एक बीट है, एंड यही कंटिन्यूसली ऐसे आगे जाके फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ये पीछे भी रिपीट हो रहा होगा, तब तक जब तक रिपीट हो रहा है तब तक तुम जिंदा हो। ये रिपीट होना बंद हो गया तो कोई बात नहीं। सो दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड एंड कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है। तो हार्ट बीट डिटरमाइन कर सकते हो इससे, मतलब ECG हमारी हार्ट बीट भी बता देता है। ECG ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल हैज रफली द सेम शेप एंड साइज। अगर देखो ये जो इसकी जो शेप साइज है, मान लो ये R इतना ऊपर जा रहा है, अब ये ज़्यादा ही ऊपर जाने लगा है ना, या ज़्यादा ही नीचे जाने लगा तो दिक्कत है, तो फिर कुछ लोचा है तुम्हारी ECG में, एंड लोचा डॉक्टर को दे दो, वो बता देगा कि क्या लोचा है, ठीक है। सो अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन देखो हमारी बॉडी में ना ये चीज़ हमने पढ़ा था कि डबल सर्कुलेशन होता है। अब कैसे होता है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लूँ कितने मिनट का वीडियो हुआ है, तो हमारा वीडियो हो गया 1 hour 24 minutes का, सही है। So, as mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery, where the left ventricle pumps blood to the aorta. जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करता है थ्रू सेमिलुलर वाल्व, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है एओर्टा में। सो द डीऑक्सीनेटेड ब्लड पम्प्ड इन द पल्मोनरी आर्टरी इज पास टू द लंग्स। तो फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा, जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाएगा, और फिर पल्मोनरी वेन से कैरी होकर वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा।
ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वो पल्मोनरी एट्रियम से कैरी होगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, एंड दिस पाथवे कंस्टिट्यूट पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमारी डबल सर्कुलेशन दो टाइप का है, पहले वाले को कहते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब क्या होता है पता है? पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड। तो ये भी देखो लंग्स से रिलेटेड, लंग्स के पास जो ब्लड जा रहा है, देखो यहाँ यहाँ पे देखो जो ब्लड लंग्स के पास जा रहा है जो आ रहा है, तो ये पूरे जो सर्कुलेशन पाथवे है हम इसी को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पूरा रंग कर दिया। तो ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरीड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज। देखो आर्टरी का डिवीजन को आर्टेरियोल्स कहते हैं, आर्टेरियोल्स के डिवीजन को फर्दर जब बहुत छोटे छोटे जब 1 सेल तक के डिवीजन हो जाते हैं तब उसे कैपिलरीज कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज होता है चीज़ों का। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारा कैपिलरीज में डिवाइड होकर टिश्यू तक पहुँचता है, एंड टिश्यू फिर क्या करते हैं, उसे ऑक्सीजन वगैरह ले लेते हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। एंड फिर वो वेन्यूल्स इनकी छोटी छोटी वेन्स में कनेक्ट, छोटे छोटे वेन्यूल्स में कनेक्ट होता है, फिर वो वेन्स मिल के वेन्स बनाता है, फिर वो वेना कावा बनाता है, एंड फिर आकर हमारे राइट एट्रियम में वापस से पच्चे से पड़ जाता है। यहाँ पर यहाँ कहीं राइट एट्रियम होता है, वहाँ पे पड़ जाता है पच्चे से। एंड दिस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एंड ये जो सर्कुलेशन है इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टमिक। मैंने जब भी इसको रीड किया है ना, मैं इसको सिस्टमैटिक ही पढ़ता हूँ फिर बाद में फिर बोलता हूँ नहीं गधे, सिस्टमिक। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं इसे, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सो द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, O2 प्रोवाइड करता है हमारे टिश्यू को। तो जो टिश्यू वाला लेन देन चलता है ना, इसे हम सिस्टमिक कहते हैं, एंड जो हमारा लंग्स के साथ लेन देन चलता है उसे हम पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी लंग्स। ठीक है, सो यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज वगैरह दोनों जगह एक्सचेंज हो रहा है, बट एक जगह ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आ रहा है, एक जगह डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस आ रहा है, और ऑक्सीजनेटेड आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, पता है तुमसे बोलेंगे कि ऐसा कौन सा सिस्टम है डबल सर्कुलेशन में जिसमें जो ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड पर आता है डीऑक्सीजनेटेड, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो है हमारा प्यारा सिस्टमिक। नीचे वाला कौन सा है, ये सिस्टमिक है ना, एंड ऊपर वाला पल्मोनरी है। पल्मोनरी यानी कि हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, पल्मोनरी मतलब रिलेटिंग टू लंग्स। तो जब ना पल्मोनरी है वो उसे पल्मोनरी में देखो जा रहा होता है, पहले इसको मिटाऊं इसको तो समझ भी आए। तो देखो जा रहा है गंदा ब्लड, फिर लंग्स से वो अच्छा होकर वापस आ रहा है, तो ये हमारा किस में होता है, पल्मोनरी में। इसमें देखो जा रहा है अच्छा, बट वापस जो आ रहा है वो हमारा है गंदा गंदा ब्लड, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। So this unique vascular connection exists between the digestive tract and the liver called hepatic portal system. तो एक यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब हम नई चीज़ों की बात करें, इतना ही था डबल सर्कुलेशन। अब देखो एक होता है, एक अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम बना रखा है हमारी बॉडी ने। वो क्या है कि हमारे स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन से हमारे जितने भी इंटेस्टाइन जो भी एब्जॉर्ब करता है ना, वो सारा का सारा जो भी एब्जॉर्ब करता है। अच्छा देखो, जब इंटेस्टाइन हमारा विलाई जानते हो ना, जब वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो ब्लड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स तो भरपूर भरा होगा, क्योंकि अभी अभी वो खाने से चुरा कर लाया सब कुछ, तो उसमें भरे होंगे न्यूट्रिशन। तो वो जो न्यूट्रिशन है उसको सबसे पहले कहाँ भेजा जाए, उसको सबसे पहले भेजा जाता है लीवर को, कि भाई लीवर तुम रखो, इसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको स्टोर कर लो, जो कुछ है जो देख लो, पूरा इनका जो काम है मेटाबॉलिज्म कर दो इनका। तो यही इसीलिए उसको सबसे पहले लीवर को भेजा जाता है कि लीवर अपनी अमानत संभालो। तो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये कैरी किया जाता है फ्रॉम ब्लड, कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, तो इसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम मतलब क्या होता है पता है? हेपेटिक तो मतलब लीवर होता है, लीवर से रिलेटिंग। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल होता है जैसे मान लो यहाँ पर एक कैपिलरीज है, एंड वो किसी यहाँ पे कोई ऑर्गन या कोई भी प्लेस हो सकती है, वो वहाँ से कैरी होकर एक छोटी सी वेन या आर्टरी से के थ्रू दूसरी जगह पर जाकर कहीं पर एक दूसरी कैपिलरीज में वो खुलता है। तो इस चीज़ को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, सो बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक। हाँ, उसके बाद क्या होगा कि जब एक बार लीवर उसको देख लेगा, अपना स्टोर वोर कर लेगा जो उसको स्टोर करना है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो फॉर एग्जांपल उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस देयर। तो स्टोरेज कर लेगा अपना, है ना, मेटाबॉलिज्म वगैरह संभाल लेगा। उसके बाद जो बचेगा उसे वो भेज देगा अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन को, वापस कर देगा, लो अब तुम संभालो, मेरा काम हो गया। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन उसका अपना उस ब्लड को लेकर उससे आगे के काम करेगा। तो स्पेशल कोरोनरी सिस्टम भी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। ये जो है अपना, ये बहुत खास है। ये सिर्फ 2 लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है,
हार्ट को कौन ब्लड देता है? ब्लड तो ब्लड तो अपना हार्ट हर जगह पहुंचा ही रहा है, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, उसके भी तो सेल्स हैं, उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उनको न्यूट्रिशन पहुंचाता है कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम कुछ नहीं होता है, बस आर्टरीज और वेन्स का गुच्छा है। ये जो गुच्छा है, गुच्छा नहीं है, एक तरीके से हार्ट को कवर करता है जो आर्टरीज और वेन, उन्हें कहते हैं कोरोनरी सिस्टम। एंड होता क्या है इसमें? कुछ नहीं होता है, एओर्टा से कुछ ब्रांचिंग निकलती हैं छोटी छोटी, एंड वो ब्रांचिंग अपनी फैल जाती है पूरे हार्ट को, एंड वो हार्ट के सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, थ्रू ब्लड। सो इन्हीं में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक आता है, क्योंकि इनमें ब्लॉकेज होता है तभी हमारा जो ब्लड है मतलब जो हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं उनके जो टिश्यू हैं वो डेड होने लगते हैं, क्योंकि उनको लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, तो वो डेड होने लगते हैं, हमें हार्ट अटैक आने लगता है, हार्ट फेलियर होने लगता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोरोनरी सिस्टम, एंड ये ड्रेन अप हो जाते हैं हार्ट के पोस्टीरियर रीजन में, एक कोरोनरी साइनस होता है, वहाँ पे ड्रेन हो जाता है, एंड वहाँ से फिर से ये राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, राइट एट्रियम में ही क्यों? क्योंकि देखो वो अच्छा ब्लड, देखो उसने अच्छा ब्लड लिया एओर्टा से, एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था एकदम प्यारा सा, उसको लेकर इसने ड्रेन कर दिया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में गंदा ब्लड आता है पूरी बॉडी से, एंड ये भी देखो वहीं जाके ड्रेन कर रहा है, समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पे याद करने वाली चीज़ नहीं है ये तुम्हें दिमाग लगाओ कि खुद ही ऐसे याद हो जाएगा कि यार राइट एट्रियम में नहीं ड्रेन करेगा तो क्या अच्छे वाले ब्लड में थोड़ी ना डाल देगा, क्योंकि अब वो गंदा हो चुका है। क्यों गंदा हो चुका है? क्योंकि उससे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वगैरह तो निकाल लिया ना हमारे हार्ट के टिश्यू ने। तो इस याद करने वाली चीज़ नहीं है, तो याद हो जानी चाहिए कि राइट एट्रियम में ऐसा ही ड्रेन होगा वो, और कहाँ होगा यार। चलो अब बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड फिर डिसऑर्डर, हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करें, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंस्टेंटली, इज ऑटो रेगुलेटेड। इसी वजह से हमारे ब्लड को हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब कि हार्ट खुद ही संभाल लेता है यार, इसको ब्रेन से कोई मतलब ही नहीं है, अपना ही पंप करता है, अपना ही चलते रहता है इसका सिस्टम, है ना, अपने ऐसे नोड एवी नोड वगैरह से। तो स्पेशल न्यूरो सेंटर ऑफ मेडुला पर एक कुछ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन देता है, अलाउ करता है कि हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा में थोड़ा सा ये मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड न्यूरल सिग्नल सेंड करता है थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कैन इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट बीट को हम देखो कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट रोक नहीं सकते हैं, या हद से ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते हैं ना, एक लेवल तक बढ़ा सकते हैं। तो इससे स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है, हार्मोन मीडिएटेड भी होता है। देयरफॉर कार्डियक आउटपुट ऑन द अदर हैंड, हाँ दूसरा तरीका है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस है दैट डिक्रीज द, यानी कि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है हमारा, उसके ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। एंड ये हार्ट बीट को हमारे डिक्रीज करते हैं। वैसे तो ये इनवॉलेंट्री होता है हमारे, डायरेक्टली तो ये हमारे कनेक्शन नहीं होता है ना। तो ऑटोनॉमिक नर्वस यानी अपना जो पेरिफेरल है ना, एक होता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें जो वॉलेंट्री, जिससे हम वॉलेंट्री एक्शन स्केलेटल मसल के वगैरह कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये ऑटोनॉमस है ना, खुद से करता है, होता है, ये खुद से रहता है, मतलब ये बाहर से कुछ स्टिमुलस के हिसाब से होता रहता है एंड कुछ हार्मोन्स के से, ठीक है। सो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द आउटपुट। एड्रिनल से कुछ ऐसे हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज हो सकते हैं, वो भी हमारे इंक्रीज कर सकते हैं कार्डियक आउटपुट को। अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। पहला है हमारा हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन होता है जब हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80। यहाँ पे 120 क्या है, ये अपना सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है हार्ट, तब हमारा क्या प्रेशर होता है वेन्स एंड आर्टरीज में। एंड 80 mmHg हमारा होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है। ये कैसे पता करते हैं? ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आजकल तो डिजिटल होने लगा है। तो पहले एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसमें वो लोग ऐसे मरकरी को पंप करते थे एक सर्टेन प्रेशर तक, तो फिर वो मरकरी जब नीचे नीचे आ रहा होता था तब उनको एक जगह से साउंड सुनना चालू होता था, एंड एक जगह पे वो साउंड सुनना बंद हो जाता था, डब लब लब डब लब डब वाला। तो जहाँ पे वो सुनना चालू हो जाता वो हो जाता 120, एंड जहाँ पे वो सुनना बंद हो जाता वो होता था 80। तो तुम्हारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक 80। तो ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे मतलब पता कर सकते हो। आजकल तो डिजिटली बहुत आराम से हो जाता है। तो इसको करते क्या है, इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है ना, वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। वो चीज़ समझाने के लिए मैं तुमको बताया, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसको कुछ बोलते हैं, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर तुम्हारा 120/80 से बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा दिक्कत हो सकती है, जैसे 140/90 या इससे ज़्यादा अगर बढ़ गया, ठीक है, तो तुम्हें हो जाएगा हाइपरटेंशन, एंड इट कैन लीड टू हार्ट डिजीजेस। तुम्हारी कोई एट्रिया फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ब्रेन में अगर ऐसा हो गया, मतलब ब्रेन की कोई आर्टरियोल्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे, तो वो फट गए तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि ब्रेन सेल्स हमारे रीग्रोथ नहीं करते हैं, है ना।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो कोरोनरी आर्टरी तुम जानते हो क्या होती है? अपनी को जो कोरोनरी सिस्टम बताया था, उससे जो एओर्टा से जो कुछ आर्टरीज निकल रही थी कोरोनरी सिस्टम के लिए, वही हमारी कोरोनरी आर्टरी है। तो उनमें कोई डिसीज़ आती है ऑफन रिफर्ड एज आर्थीरोस्क्लेरोसिस। देखिए ये हमारी अफेक्ट करती है वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल एंड मतलब हार्ट मसल बताया ना, कोरोनरी सिस्टम। सो इट कॉज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फिब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज नार्वर। तो इनसे आर्टरीज नार्वर हो जाती हैं, और अगर तुम्हें CAD है तो तुम्हारा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो कोरोनरी आर्टरीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नैरो हो जाएगी अगर तुम्हारी आर्टरीज तुम्हारी अपने कोरोनरी सिस्टम की, तो दिक्कत है ना, क्योंकि फिर नैरो हो जाएगी यार, कम ब्लड फ्लो होगा एंड ब्लड ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो बात करें एंजिना की, एंजिना को हम कहते हैं एंजिना, पेंसिल हटाओ, पेक्टोरिस, ठीक है, इसको एंजिना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इट इज सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा चेस्ट पेन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल को कम पहुंच रहा होता है। ये वो वाला नहीं है जो ठंडी में हल्का हल्का हमेशा दर्द रहता है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वो हार्ट की वजह से नहीं होता, ऊपर कुछ मसल्स के वजह से होता है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। सो एंजिना कैन अकर इन, पता चला टेंशन में आ गए कि हमारे तो हमेशा होता रहता है। The angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle-aged and the elderly people. And इस कंडीशन को ये कंडीशन क्यों होती है? हमारे जब ब्लड फ्लो में दिक्कत होती है तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो हार्ट फेलियर की बात करें, हार्ट फेलियर होता है जब हमारा हार्ट बीट, हमारा जब पंपिंग स्टॉप हो जाती है इफेक्टिवली। सो इतनी पंपिंग नहीं हो रही होती है जितनी चाहिए हमको, है ना, ढंग से नहीं हो रही होती है। सो इट्स समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम, ठीक है, लंग्स का कंजेशन इसका मेन क्या सिम्टम है, इस वजह से ये हार्ट फेलियर होता है। एंड हार्ट फेलियर इज नॉट द सिम्टम, नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में तो एकदम ही हार्ट रुक जाता है, एंड हार्ट अटैक में तो एकदम ही टिश्यूज़ के डेड होने की वजह से सप्लाई ही रुक जाती है ना, ब्लड सप्लाई रुक जाती है हार्ट के मसल्स को, तो उसकी वजह से हार्ट रुक जाता है, एक पोर्शन ऑफ हार्ट काम करना बंद कर देगा। डिपेंड करता है कितना तुम्हें ढंग से हार्ट अटैक आया है ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैप्टर हैज़ एंडेड, एंड और भी वीडियोस चेक कीजिए चैनल पे और मज़े करो।